Hello everyone. Yes, we are in lecture number 4. Today we will be dealing with one of the most important concept, most important part of the entire life science, which is none other than enzyme kinetics. जी हाँ, एंजाइम काइनेटिक्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें 100% कंसेप्चुअल है. देयर इज नथिंग टू मेमोराइज, राइट? तो एन एंजाइम काइनेटिक्स एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा सेशन है जहां से आपको हर एक साल, चाहे और कुछ सेक्शन से क्वेश्चन आए या ना आए, एंजाइम से तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. दैट इज सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर लाइफ साइंस कम्युनिटी, राइट? सो लेट अस स्टार्ट अ सेशन ऑन एंजाइम काइनेटिक्स. देखो, तो मेरा जो प्रीवियस सेशन था that was on SDS page. I'm sure you have thoroughly understood it, right? So today जो सेशन होगा that will be on enzyme kinetics. आज का enzyme kinetics में हम लोग पूरा जो कंसेप्ट है enzyme kinetics का वो भी स्टडी करेंगे. In addition to that, we will also talk about enzyme inhibition. Each and everything we will study today. Okay? So I'm sure you are all ready to start with enzyme kinetics, right? Okay, let us start. हम लोग जब एंजाइम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे किसी भी रिएक्शन हो इन दिस लिविंग वर्ल्ड, चाहे किसी भी रिएक्शन हो, उसको जनरली हम लोग दो रिएक्शन में डिवाइड करते हैं. एक है एंजाइम मीडिएटेड, एक है एंजाइम नॉट मीडिएटेड. ठीक है? तो जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व्ड है, जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व्ड है उसको हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक रिएक्शन. ओके? जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व है उसको हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक रिएक्शंस. एंड जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, राइट? सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस एज आई एम टेलिंग यू. वन इज केमिकल रिएक्शन, अनदर वन इज कैटालाइटिक रिएक्शन. ओके? केमिकल रिएक्शन वो है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है. कैटालाइटिक रिएक्शन उसमें जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, राइट? ओके, अच्छा. अगर आप देखोगे कि केमिकल रिएक्शन वर्सेस कैटालिटिक रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें चाहे एंजाइम इन्वॉल्व हो या ना हो, स्टिल रिएक्शन कैन प्रोसीड. ओके, स्टिल रिएक्शन कैन प्रोसीड. फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इससे जो जो कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, ये जो बनता है, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन कैन हैपन बोथ इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंजाइम. व्हाट इज दैट एंजाइम? दैट एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. दैट एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ओके? तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, मान लीजिए ये रिएक्शन चल रहा है जहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट नहीं है, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एब्सेंट है. So you can consider the formation of H2CO3 both in presence of an enzyme and in absence. ठीक है? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन चाहे एंजाइम हो या ना हो, दोनों का केस में हो सकता है, राइट? दोनों का केस में रिएक्शन हो सकता है. अब मैं बता रहा हूं, अगर इसमें एंजाइम है, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये जो एंजाइम, अगर एंजाइम है या तो एंजाइम नहीं है, तो दोनों का केस में इसका जो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा, कार्बोनिक एसिड का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा, वो कितना डिफरेंट होगा. मतलब जिसमें इन दिस केस व्हेन एंजाइम इज प्रेजेंट, उसमें इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना ज्यादा होगा? इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा मोर देन 10 to the power 8. मोर देन 10 to the power 8, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन. इससे आपको क्या पता चल रहा है? किसी रिएक्शन में अगर एंजाइम प्रेजेंट हो, किसी रिएक्शन में अगर एंजाइम प्रेजेंट हो, उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कई गुना ज्यादा होता है. मतलब ऐसे नहीं कि बस 2 fold, 4 fold, 6 fold, nothing like that. 10 to the power 8 fold. It's a huge. 10 to the power 8 fold means huge. Understood? तो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें चाहे एंजाइम हो या ना हो, दोनों का केस में प्रोडक्ट बन सकता है. बट द एक्चुअल डिफरेंस इज, जब एंजाइम प्रेजेंट है, rate of product formation will be 10 to the power 8 fold, more than 10 to the power 8 fold, more than 10 to the power 8 fold. और जिसमें एंजाइम नहीं है उसमें भी प्रोडक्ट बनता है, बट उसका रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी लेस देन 10 to the power 8 fold. ठीक है? ओके. तो ये जो दोनों रिएक्शन मैंने बता रहा था,
एक रिएक्शन होगा केमिकल रिएक्शन, दूसरा होगा कैटालिटिक रिएक्शन। कैटालिटिक मतलब जिसमें एंजाइम प्रेजेंट हो, जिसमें एंजाइम प्रेजेंट हो, एंड केमिकल मतलब जिसमें एंजाइम एब्सेंट हो, मतलब एंजाइम होता नहीं है उसमें, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट, formation of water from hydrogen and oxygen, there is no involvement of any enzyme, right, so that is purely a chemical reaction, understood? Okay, anyway, so यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं जो चीज बता रहा हूं यहाँ पे आप देखो, देखो एक एंजाइम रिएक्शन कोऑर्डिनेट काइनेटिक डायग्राम, यहाँ पे डेल जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अगर इसको देखोगे यहाँ पे दो चीजें देखो, एक रिएक्शन है ए प्लस बी टू पी प्लस क्यू, ए प्लस बी टू पी प्लस क्यू, सो दीज आर बेसिकली सबस्ट्रेट and these are basically product, right? So it's a bi-substrate reaction A plus B2 P plus Q। अगर दोनों का देखोगे, A है आपका इनिशियल स्टेज, A है आपका फाइनल स्टेज। इनिशियल मतलब एट द सबस्ट्रेट लेवल, फाइनल मतलब एट द प्रोडक्ट लेवल, राइट? अच्छा, यहाँ पे दो अलग अलग कलर है, एक है रेड कलर, एक है ब्लू कलर। देखो जो रेड कलर है और जो ब्लू कलर है, दोनों का शुरुआत एक ही जगह से है एंड जो एंड है वो भी एक ही जगह पे है। एंड मतलब एंड शुरुआत मतलब, फॉर एन एग्जाम्पल देखो, दोनों का शुरू तो हुआ है सेम सबस्ट्रेट से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, खत्म हो रहा है H2CO3। इसका मतलब क्या है, चाहे आपका ये जो एंजाइम है, चाहे एंजाइम प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, बट डिफरेंस किस में है? डिफरेंस है द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मतलब कितना जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। यू गॉट माय पॉइंट? कितना जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इन दैट केस दैट विल डिपेंड ऑन whether एंजाइम इज प्रेजेंट और नॉट। प्रोडक्ट फॉर्म करेगा कि नहीं, उसके लिए एंजाइम का जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर एंजाइम नहीं भी होता है फिर भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। यू गॉट माय पॉइंट? अगर एंजाइम नहीं भी होता है सेम प्रोडक्ट बनेगा, बट द डिफरेंस इज अगर एंजाइम होता है सो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी मेनी मोर फोल्ड। अगर एंजाइम नहीं होता है रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी मेनी फोल्ड लेस। दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट? ओके, सो इसीलिए अगर ये चीज देखोगे ए प्लस बी टू पी प्लस क्यू, ये अगर इनिशियल स्टेज है, ये अगर फाइनल स्टेज है, यहाँ पर अगर एक चीज देखोगे तो इसका शुरुआत एंड जो जहां पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दोनों तो सेम होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो वही होगा, पी प्लस क्यू होगा, राइट? बट ये जो रिएक्शन पाथ है, मतलब कहां से आ रहे, भाया जहां से आ रहे, दोनों का केस में डिफरेंट है। मतलब अगर आप रेड वाला देखोगे ये थोड़ा कम पाथ है, इसका जो पाथ ड्यूरेशन, इसका जो पाथ ड्यूरेशन है, मतलब ए प्लस बी टू जो पी प्लस क्यू है, पी प्लस क्यू बनने के लिए इसको कम टाइम चाहिए, बट अगर ब्लू कलर देखोगे, ब्लू कलर में पी प्लस क्यू बनने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि उसका पथ ज्यादा है, इसका पथ कम है। अंडरस्टूड? सो एक का इसका एक का ड्यूरेशन कम टाइम लगेगा, एक का ड्यूरेशन ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? अब देखो दोनों का केस में रेड वाला में क्या लिखा है, कैटालाइज्ड। कैटालाइज्ड मतलब कैटालाइटिक रिएक्शन, मतलब जिसमें एंजाइम प्रेजेंट हो, राइट? एंड ब्लू वाला में देखो क्या लिखा है, अनकैटालाइज्ड, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं अनकैटालाइज्ड और केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग केमिकल भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग केमिकल भी बोल सकते हैं। तो केमिकल में क्या होता है, एंजाइम नहीं इन्वॉल्व होता है, एंड कैटालिटिक का केस में एंजाइम इन्वॉल्व होता है, राइट? अब बात क्या है, अगर आप देखोगे दोनों का केस में, ये तो शुरू तो हुआ है यहाँ पे खत्म हो रहा है। एक एक चीज मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज पे अटेंशन, दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट। एंजाइम काइनेटिक्स इज नॉट अ जोक, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, एंजाइम काइनेटिक्स इज नॉट अ जोक, सो प्लीज पे अटेंशन, ओके? अच्छा, मैं एक चीज बता रहा हूं, देखो एक चीज, ये जो डेल जी है, डेल जी का क्या मतलब है, फ्री एनर्जी, राइट? डेल जी का क्या मतलब है, फ्री एनर्जी। तो जहां पे शुरू हो रहा है, मतलब सबस्ट्रेट लेवल इसका जितना एनर्जी है, प्रोडक्ट लेवल पे इसका एनर्जी इससे कम हो गया। अब देख रहे हो, ये जो प्रोडक्ट है इसका एनर्जी कम हो गया, राइट? इतना है इसका, एंड जो सबस्ट्रेट था उसका एनर्जी थोड़ा ज्यादा था। यही चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि डेल जी, अगर देख रहे हो सबस्ट्रेट का, डेल जी सबस्ट्रेट का विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डेल जी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का डेल जी हमेशा कम होगा, ठीक है? अब मैं यहां पे बता रहा हूं क्यू, ये उल्टा क्यों नहीं होता है, उल्टा क्यों नहीं होता, उल्टा मतलब डेल जी ऑफ पी क्यू ज्यादा नहीं होता है डेल जी ऑफ एस। अच्छा, यहां पे एक चीज बता रहा हूं, आप सुनो, डेल जी क्या डिफाइन करता है, डेल जी डिफाइन करता है फ्री एनर्जी, राइट? डेल जी डिफाइन करता है फ्री एनर्जी। अब देखो फ्री एनर्जी क्या है, फ्री एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है, फ्री एनर्जी वर्सेस स्टेबिलिटी, इसका क्या रिलेशन है? जिस मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा फ्री एनर्जी है वो उतना ही अनस्टेबल है। मैं फिर बता रहा हूं,
जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा, जिस मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा फ्री एनर्जी है उस मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या है मैं अभी समझा रहा हूं आपको। देखो मान लीजिए आप अभी बहुत अच्छे से लंच करके बैठे हो या तो बहुत अच्छे से डिनर करके बैठे हो क्लास करने के लिए, राइट। तो आपके पास बहुत एनर्जी है क्योंकि आपने बहुत अच्छा खाना खाया। तो अगर आप खाना खा लिया बहुत अच्छे से, चाहे वो लंच में हो चाहे डिनर में हो, यू विल बी फीलिंग एनर्जेटिक, राइट, क्योंकि आपके पास एनर्जी है। अब अच्छा खासा लंच किया हो, अच्छा खासा डिनर किया हो, तो जब आपके पास बहुत अच्छा खासा एनर्जी है आप उस एनर्जी को यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे। दैट इज ह्यूमन नेचर, राइट। अगर आपके पास एनर्जी है यू विल ट्राई टू यूटिलाइज दैट एनर्जी। सो व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग दैट एनर्जी बेसिकली यू विल बी इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटीज। आप किसी काम में बिजी हो जाओगे, राइट। तो जब आप किसी काम में बिजी हो जाओगे मतलब यू विल बिकम अनस्टेबल, यू विल बिकम अनस्टेबल। अब दूसरा वे में सोचो, मान लीजिए कि आप सुबह से कुछ नहीं खाए हो, आपको थोड़ा भूख लग रहा है, यू आर इन हंग्री स्टेट, आपके पास एनर्जी नहीं है, एनर्जी कम है, आपको काम करने का मन ही नहीं लगेगा। हमको तो काम करने का मन नहीं लगता है, पता नहीं आपको होगा कि नहीं। आई कैन नॉट वर्क इन माई एम्प्टी स्टमक, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली। सो क्या मैं बोल रहा था, अगर आपके पास आप नहीं खाना खाए हो सुबह से, आपके पास एनर्जी कम है, आपके पास एनर्जी कम है, इसका मतलब आप दूसरा काम में बिजी नहीं होगे, राइट। आप चुपचाप बैठे रहोगे एक साथ, मतलब एक जगह पे बैठे रहोगे, मतलब यू विल बिकम मोर स्टेबल। If you are simply sitting somewhere, if you are not doing anything, that means you will become more stable. Your stability will be more. So higher stability means lesser energy. अगर आप मान लीजिए फास्टिंग स्टेट में हो, particularly for girls, I'm telling you, many times they will become, they will undergo fasting, right? Compared to boys, that's a good thing. So मान लीजिए आप सुबह से नहीं खाना खाए हो, तो जब शाम तक हो जाएगा ना, पूरा दिन अगर नहीं खाना खाओगे, definitely you will be not doing anything. Not doing anything in the sense you will be quiet. आप चुपचाप बैठे रहोगे, ज्यादा काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास एनर्जी कम है। तो जब आपके पास एनर्जी कम होगा यू विल बिकम स्टेबल, मतलब आप इधर उधर नहीं भागोगे, इधर उधर नहीं जाओगे, राइट। समझ रहे हो मेरा बात। इसका मतलब अगर आपके पास एनर्जी कम है यू विल बिकम स्टेबल। अगर आपके पास अच्छा खासा एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ गुड डाइट एंड गुड फूड, यू विल बी गोइंग हियर एंड देयर, दैट मीन्स यू विल बिकम अनस्टेबल। सो अनस्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी। अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी है you will become busy, you will do this that everything. So same is applicable to molecule also. अगर किसी मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी है, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी है दैट विल बी अनस्टेबल। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास कम एनर्जी है दैट विल बी स्टेबल। अंडरस्टूड? ओके, अब आ जाओ सबस्ट्रेट वर्सेस प्रोडक्ट। देखो चाहे सबस्ट्रेट हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, मान लीजिए ग्लाइकोलिसिस का पहला रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। ग्लूकोज इज अ सबस्ट्रेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज अ प्रोडक्ट। बट अगर देखोगे मॉलिक्यूल के हिसाब से, ग्लूकोज इज अ मॉलिक्यूल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज आल्सो मॉलिक्यूल, राइट, बोथ आर मॉलिक्यूल। यू गॉट माय पॉइंट? सो नाउ थिंक, आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बनाना है? ग्लूकोज से बनाना है। गॉट माय पॉइंट? आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहां से बनाना है? ग्लूकोज से बनाना है। So who should be unstable? First you tell me. Who should be unstable? Glucose should be unstable. अगर ग्लूकोज स्टेबल है, मैं बता रहा हूं, अगर ग्लूकोज स्टेबल है, ग्लूकोज से आप किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। You got my point? So substrate should be always unstable so that you can convert to something else. It can be glucose 6 phosphate, it can be glucose 1 phosphate, it can be anything. So अगर किसी सबस्ट्रेट को आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो सबस्ट्रेट will be unstable and product will be stable. You got my point? अगर आपको ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है, ग्लूकोज will be unstable so that you can convert glucose to something else. So इसीलिए अगर ग्लूकोज को अनस्टेबल बनना है, so ग्लूकोज का जो एनर्जी लेवल that should be always higher compared to glucose 6 phosphate. Is it clear now? क्यों सबस्ट्रेट का एनर्जी ज्यादा होगा हमेशा compared to product? This is the actual reason. क्योंकि सबस्ट्रेट को अनस्टेबल होना है ताकि यू कैन कन्वर्ट सबस्ट्रेट टू अ प्रोडक्ट। यू गॉट माय पॉइंट? इवन दो बोथ आर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, ग्लूकोज इज आल्सो एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज आल्सो एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। बट रिमेंबर वन थिंग, इन दिस होल स्टोरी ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स, इन द होल स्टोरी ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स, आप जब कन्वर्ट कर रहे हो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, प्रोडक्ट कहां से मिल रहा है? प्रोडक्ट, यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट ओनली फ्रॉम द सबस्ट्रेट। Try to understand. You are getting glucose 6 phosphate from glucose, not from any other things, not from hexokinase.
Hexokinase will mediate in the conversion. Hexokinase will help in the conversion, but hexokinase will never contribute anything to the glucose 6 phosphate formation. You got my point? So अगर आपको प्रोडक्ट लेना है, अगर आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को लाना है, तो यू हैव टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट. तो ये जो जितना सारा एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये जो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द सबस्ट्रेट. क्योंकि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट किसी दूसरी जगह से नहीं आता है. अब ये जो सबस्ट्रेट है, चाहे ये सबस्ट्रेट सिंगुलर हो सकते हैं, चाहे सबस्ट्रेट बाई सबस्ट्रेट हो सकते हैं. मतलब सिंगल सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं, बाई सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आपको प्रोडक्ट मिलेगा हमेशा सबस्ट्रेट से ही. सो जब हम लोग कन्वर्सन का बात करते हैं, सो सबस्ट्रेट का जो एनर्जी लेवल है, दैट शुड बी ऑलवेज हायर कंपेयर टू द प्रोडक्ट. यू गॉट माय पॉइंट? ओके फाइन. तो हमेशा एक चीज याद रखो कि इसका जो डेल जी वाला जो वैल्यू है, दैट विल बी ऑलवेज हायर कंपेयर टू प्रोडक्ट. ओके, दिस इज वन थिंग. नाउ अब मैं बता रहा हूं, ये जो रेड कलर है, इसका पाथ थोड़ा कम है. ये जो ब्लू वाला है, दिस विल टेक मोर टाइम टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, राइट? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि जब एंजाइम बीच में आ गया, इसका जो ये जो एनर्जी लेवल है, ये थोड़ा कम हो गया, मतलब कम टाइम लगे. कैसे हो सकता है? अब मैं बता रहा हूं. देखो, चाहे A प्लस बी से P प्लस की हो, चाहे A टू B हो, चाहे सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, शुरुआत यही से होगा एंड खत्म यही पे होगा. मतलब यहां से यहां पे आएगा, यहां से थोड़ा ज्यादा होके आएगा, थोड़ा कम भी आ सकते हैं, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, राइट? अब मैं बता रहा हूं इसका एंजाइम का क्या रोल है कि ये रेड वाला केस में ये थोड़ा कम लगेगा, इसका टाइम थोड़ा कम लगेगा. कैसे हो सकता है? मैं भी बता रहा हूं. देखो क्या होता है, ग्लूकोज हर एक मॉलिक्यूल का, सोचो हर एक मॉलिक्यूल का दो स्टेट है. एक है ग्राउंड स्टेट, दूसरा है एक्साइटेड स्टेट. ठीक है? हर एक मॉलिक्यूल, चाहे ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो, कुछ भी हो, हर एक मॉलिक्यूल का दो स्टेट होता है. एक है ग्राउंड स्टेट, दूसरा है एक्साइटेड स्टेट. ठीक है? आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, किसी मॉलिक्यूल जिसके पास एनर्जी कम हो, दैट विल बी ऑलवेज इन द ग्राउंड स्टेट, क्योंकि वो स्टेबल है, राइट? ग्लूकोज भी स्टेबल होता है. ऐसे नहीं कि हमेशा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही बनना है, ऐसे नहीं है. यू गॉट माय पॉइंट? ऐसे नहीं कि ग्लूकोज को हमेशा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी बनना है. ग्लूकोज तो ग्लूकोज स्टेट में भी रहता है, राइट? जब उसका रिएक्शन शुरू होता है तब ग्लूकोज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. अब मैं वही पे आ रहा हूं, कब ग्लूकोज एज ए ग्लूकोज रहता है, कब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, राइट? इसी पे मैं आ रहा हूं. देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, किसी मॉलिक्यूल का दो स्टेट होता है, एक है ग्राउंड स्टेट, दूसरा है एक्साइटेड स्टेट, राइट? एक्साइटेड स्टेट में तभी आता है किसी मॉलिक्यूल जब उसके पास ज्यादा एनर्जी हो. यू गॉट माय पॉइंट? सो मान लीजिए ग्लूकोज में जब एनर्जी कम रहता है, दैट विल बी इन ग्राउंड स्टेट. जब ग्लूकोज का पास थोड़ा एनर्जी ज्यादा आ जाता है, देन इट विल बी इन एक्साइटेड स्टेट. यू गॉट माय पॉइंट? सो एनी मॉलिक्यूल, यू टॉक अबाउट एनी मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल के पास थोड़ा ज्यादा एनर्जी आ जाता है बाहर से, देन इट विल बिकम इन एक्साइटेड स्टेट, राइट? अब मैं बता रहा हूं, तो ये जो एनर्जी लेवल है, मान लो यहां पे इस मॉलिक्यूल को, ये जो ब्लू वाला है, यहां तक इसको आना है, राइट? सो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू कम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए टू कम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज यू आर एक्टिवेटिंग दैट मॉलिक्यूल. यू गॉट माय पॉइंट? सो बेसिकली आई विल टेल यू द डेफिनेशन. एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required for a molecule to come to the excited state from ground state. You understood? So this is applicable to all the molecule, not only for glucose. You take any example, any molecule, हर एक मॉलिक्यूल का एक अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. एंड एक्टिवेशन एनर्जी जिसके पास वो आ जाता है, then automatically this molecule will be activated and eventually it will come to excited state, right? अब देखो, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक अमाउंट है. ग्लूकोज का एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एन एग्जांपल 100, फ्रुक्टोज का है 50, गैलेक्टोज का है 90. ऐसे हर एक मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है. मतलब उसको कितना एनर्जी चाहिए ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए, ये हर एक मॉलिक्यूल में अलग अलग होता है. अंडरस्टूड? देखो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि इसको ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आने के लिए, मतलब एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए इसको 100 किलो जूल चाहिए, पर मोल चाहिए. ठीक है? 100 चाहिए. अब यहाँ पे ये जो मैंने ब्लू वाला चीज बोल रहा हूं, यहाँ पे रेड का कोई पिक्चर है नहीं अभी, क्योंकि एंजाइम यहाँ पे नहीं है. अब अगर यहाँ पे एंजाइम आ गया तो इसको सिर्फ इतना ही चाहिए, ये इसको सिर्फ इतना ही चाहिए, राइट?
मैं फिर बोल रहा हूं, सोचो, मैं बोल रहा हूं किसी मॉलिक्यूल का एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए, ठीक है। उसके साथ एंजाइम का कुछ लिंक ही नहीं है। एक मॉलिक्यूल को कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू कम टू द एक्साइटेड स्टेट, उसके साथ एंजाइम का कुछ रिलेशन है ही नहीं। एंजाइम इज नोवेयर इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन एनर्जी। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो हर एक मॉलिक्यूल कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू कम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, दैट इज फिक्स्ड एंड दैट इज इंडिविजुअल। लाइक हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना अमाउंट चाहिए, राइट? मैं बता रहा हूं, मान लीजिए ग्लूकोज का, जिसको फॉर एन एग्जांपल 100 किलो जूल चाहिए फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए। अब देखो, ये जो मैंने बोल रहा हूं, ये एज ब्लू के हिसाब से बोल रहा हूं, ब्लू लाइन के हिसाब से, मतलब अनकैटालाइज्ड, जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। अब देखो सेम चीज, अगर एंजाइम आ गया, ये सिर्फ इतना ही आया। फॉर एन एग्जांपल, इसको ये अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी देखा जाए, सिर्फ 40 चाहिए, 40 चाहिए। तो आपको लग रहा है कि जब एनर्जी आ गया, जब एंजाइम आ गया स्टोरी में, जब स्टोरी में, पिक्चर में जब एंजाइम आ गया, इसका एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ 40 चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? सोचो, मैं बात कर रहा हूं किसी सबस्टेट का, एंड उसको एक्टिवेशन करने के लिए 100 चाहिए, ठीक है, उसको एक्टिवेशन के लिए 100 चाहिए। बट जब एंजाइम आ गया, इसको सिर्फ 40 चाहिए। कैसे हो सकता है? आपको क्या लगता है कि जब एंजाइम आ जाता है पिक्चर में, तब उसका एक्टिवेशन एनर्जी जो सबस्ट्रेट का जितना चाहिए होता है वो कम हो जाता है? आपको क्या लगता है कि सबस्ट्रेट को एक्टिवेशन एनर्जी जितना चाहिए उसका अमाउंट कम हो जाता है इनके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम? अब मैं यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो प्लीज लिसन टू द एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड द होल स्टोरी ऑफ एंजाइम। देखो, सपोज आपको एक आईफोन वाला मोबाइल चाहिए, ठीक है, मे बी मेनी ऑफ यू आर यूजिंग इट, ओके। तो सपोज आपको एक आईफोन वाला मोबाइल चाहिए, जिसका प्राइस है, मार्केट कॉस्ट है, फॉर एन एग्जांपल 1 लाख, ओके, फॉर एन एग्जांपल 1 लाख आपको चाहिए। अब एक हिसाब से देखो, मान लीजिए कि आपका मंथली कुछ सेविंग्स है, जहां से आप 10,000 रुपया पर मंथ सेव कर सकते हो, ठीक है, हर मंथ आप 10,000 रुपया सेव कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि इस मोबाइल को खरीदना है, आईफोन को खरीदना है, तो आपको कितना दिन लगेगा? 10 मंथ्स लगेगा उस मोबाइल को खरीदने के लिए, राइट? अब देखो, तो आपने एक मोबाइल चुना है, एक मोबाइल चूज किया है, जिसको खरीदने के लिए आपको 1 लाख चाहिए, एंड हर एक मंथ आप एज्यूम किए हो कि यू कैन सेव 10,000 पर मंथ, राइट? सो यू नीड 10 मंथ्स टू बाय दैट मोबाइल। यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा, यहाँ पे ये जो 1 लाख का मैं बात कर रहा हूं, ये 1 लाख क्या है? 1 लाख है एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज दैट एक्टिवेशन एनर्जी? देखो, मोबाइल फिलहाल कहां पे है? दुकान में, स्टोर में है, दुकान में, स्टोर में है। आप मोबाइल को, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट मोबाइल, राइट? आप मोबाइल को खरीदना चाहते हो, तो मोबाइल को अगर खरीदना है, उसको खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपीज चाहिए, ठीक है। ये जो 1 लाख रुपीज में अमाउंट बोल रहा हूं, ये जो अमाउंट बोल रहा हूं 1 लाख रुपीज, दैट इज एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब टू बाय दैट मोबाइल यू नीड 1 लाख। You got my point? So to buy that mobile you need 1 lakh. So this amount is basically activation energy. मतलब एक मोबाइल खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपीस चाहिए। You got my point? Okay, fine. So आपको मान लीजिए 4 मंथ्स हो गया, 4 मंथ्स हो गया। So 4 मंथ्स में आप कितना सेविंग्स किए हो? 40,000, राइट? अगर मैंने मान लिया कि 10,000 पर मंथ के हिसाब से चल रहे, ओके। इस टाइम पे एक दिन मान लीजिए कि आपका जो मम्मी है, उनके साथ आप कुछ डिस्कस किए हो कि मम्मी ऐसे मैंने सोच रहा था एक मोबाइल खरीदने के लिए, तो बस 4 मंथ में मैंने 40,000 सेव किया, तो हमको और 6 मंथ चाहिए इसको लाने के लिए, राइट? इसको पाने के लिए। तो मम्मी लोग बहुत काइंड हार्टेड होता है, राइट? उसको लगता है कि हाँ, बेटा का पढ़ाई के लिए मोबाइल चाहिए, तो 6 मंथ क्यों वेट करे मेरा बेटा, मैं अभी उसको 60,000 दे रहा हूँ ताकि वो मोबाइल अभी इसी वक्त तो खरीद सकता है। ऐसा होता है, हर पेरेंट्स ऐसे ही हेल्प करते हैं अपने बच्चों को, राइट? सो मान लीजिए कि आपका मम्मी आपका बात सुन के तुरंत आपको 60,000 दे दिया, तो आप क्या करोगे? मोबाइल तो दूसरे दिन खरीद लोगे, राइट? अब देखो, आपका मम्मी का जो रोल है ना यहाँ पे, दिस इज द रोल ऑफ एन एंजाइम। अब देखो यहाँ पे क्या स्टोरी बन रहा है। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल 40,000 में खरीद लिया, मोबाइल आपको 1 लाख में देना पड़ेगा। अगर मोबाइल आपको लाना है, मोबाइल अगर आपको खरीदना है, यू हैव टू पे 1 लाख ओनली। बट आपका जो रिक्वायरमेंट था, आप मतलब क्या? आप मतलब यू आर बेसिकली सबस्टेट, यू आर सबस्टेट। तो आपका इनिशियल रिक्वायरमेंट कितना था? आपका इनिशियल रिक्वायरमेंट था 1 लाख।
अभी आपका मम्मी आपको हेल्प किया, मम्मी का रोल है एंजाइम, मम्मी ने आपको 60,000 दिया, ठीक है, तो आपका रिक्वायरमेंट कम हो गया, इसका मतलब है नहीं कि जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो गया। यू गॉट माय पॉइंट? ऐसे नहीं कि आपको 40,000 में मोबाइल मिल गया, सॉरी, आपको मोबाइल 1 लाख में मिल रहा है। बात यहां पे बात क्या हो रहा है, आपको कोई हेल्प कर रहे हैं, हेल्प कौन कर रहा है, आपका मम्मी हेल्प कर रहे हैं, शी इज एक्टिंग एज एंजाइम हियर। यू गॉट माय पॉइंट? तो मैं फिर बता रहा हूं, आपको मोबाइल खरीदने में 1 लाख चाहिए, दैट इज फिक्स्ड, वही मैं बोल रहा था, दैट इज फिक्स्ड। एंड आप कौन है, आप है सबस्टेट। सो सबस्टेट को एक एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, दैट इज फिक्स्ड। मान लीजिए 1 लाख, राइट, आप 40,000 तक मैनेज किए हो, किसी भी तरह आप 40,000 तक मैनेज किए हो, यहां पे आपका कोई दूसरा बंदा आके आपको हेल्प कर रहे हैं, इस एग्जांपल में आपकी मम्मी आके आपको हेल्प कर रहे हैं। सो मम्मी का रोल क्या है, एंजाइम। मम्मी ने आपको 60,000 दे दिया ताकि आपका जो रिक्वायरमेंट है दैट बिकम्स रिड्यूस्ड। सो व्हाट इज द रोल ऑफ एन एंजाइम? एंजाइम का रोल क्या है? एंजाइम हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के एक्टिवेशन एनर्जी जितना चाहिए होता है उसको रिड्यूस करने में एंजाइम हेल्प कर देते हैं, ताकि आपको मोबाइल खरीदने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए था, आपको अभी लग रहा है कि मैं 40,000 में मोबाइल खरीद रहा हूं, नहीं, आप 1 लाख ही दे रहे हो, बट और कोई आपको एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए आपका जो इनिशियल रिक्वायरमेंट था जो 1 लाख, वो आपको लग रहा है, अपरेंटली आपको लग रहा है कि मैं 40,000 में ले रहा हूं, बट एक्चुअली 40,000 नहीं, आप 1 लाख ही दे रहे हो, क्योंकि आपका मम्मी ने आपको 60,000 दे रहे हैं। यू गॉट माय पॉइंट? अब मैं आ रहा हूं सेकंड क्वेश्चन पे कि आपका मम्मी के पास 60,000 आया कैसे, ठीक है, आपके मम्मी के पास 60,000 आया कैसे? डोंट से सर माय मम्मी इज एन अर्निंग मेंबर, शी इज अ टीचर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, व्हाटएवर, एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी मैं यहां पे आ रहा हूं, देखो मम्मी को कहां से यहां पे पैसा मिलता है, जो 60,000 वो मैं बता रहा हूं क्या होता है यहां पे। अभी मैं साइंस पे आ जाता हूं, उसको छोड़ो, एग्जांपल छोड़ो, अब आ जाता हूं साइंस पे। क्या होता है, देखो यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ये है एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट, ये है ईएस, ठीक है। ये जो बनता है ना ईएस, ये जो ईएस बनता है क्या होता है, सबस्ट्रेट के साथ जब एंजाइम का रिएक्शन होता है तो ईएस बनता है। आपको सबको पता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए कुछ नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन का जरूरत होता है, ठीक है, कुछ नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन का जरूरत होता है। क्या नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है, चाहे वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो, चाहे वो आयनिक इंटरेक्शन हो, कुछ भी हो, बट एक्सेप्ट कोवैलेंट बॉन्ड, मैं बता रहा हूं, एक्सेप्ट कोवैलेंट बॉन्ड देयर आर सो मेनी नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस इन्वॉल्वड, so many non-covalent interactions, so many non-covalent interactions are involved to stabilize the ES complex. अगर ES complex stable नहीं हुआ then you will never get enzyme, you will never get product. You got my point? मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो E plus H2 ES then product आपको बन रहा है, राइट? सो ये जो बीच वाला स्टेप है जहां पे ES बन रहा है, दिस ES should be stable, it should be stable, ठीक है, इट शुड बी स्टेबल। अगर ये स्टेबलाइज नहीं हुआ यू विल नेवर गेट प्रोडक्ट आउट ऑफ दिस ईएस। तो अगर आपको प्रोडक्ट मिलना है, अगर आपको प्रोडक्ट को पाना है, ये शुड बी स्टेबल, राइट? सो ये स्टेबलाइज कैसे होता है? थ्रू सेवरल नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस, थ्रू सेवरल नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस। इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, आयनिक इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स, जितना सारा नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है, सारे इंटरेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है ताकि ईएस कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाए, ठीक है। अब जितना सारा मैं स्टेबल इंटरेक्शन का बात कर रहा हूं, मतलब नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस, हर एक इंटरेक्शंस विल रिलीज सम स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, छोटा छोटा करके एनर्जी रिलीज करता है। जब वो इंटरेक्शन करते हैं तब इट विल रिलीज स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो जो टोटल स्मॉल एनर्जी है उसको कलेक्टिवली बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी जिसको बोलता है डेल जी बी, बाइंडिंग एनर्जी। एंजाइम क्या करते हैं, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इसको सबस्ट्रेट को दे देते हैं। अब मैं एग्जांपल पे आ रहा हूं, आपको मोबाइल खरीदना था 1 लाख देके, आपने कितना मैनेज किए थे 40,000, आपको मम्मी ने कितना दिया 60,000। वो जो 60,000 है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिल रहा है थ्रू मम्मी से दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। मतलब एंजाइम जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सबस्ट्रेट को हेल्प कर रहे हैं
दैट अमाउंट इज बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी। यू गॉट माय पॉइंट। सो आपको मोबाइल खरीदना था 1 लाख रुपीज देके, आप 40,000 मैनेज किया, वो 60,000 आपको आपका मम्मी ने दे रहे, वो 60,000 है बाइंडिंग एनर्जी। तो 60,000 एंजाइम कैसे मिल रहे, मतलब एंजाइम कैसे एडजस्ट कर रहे उसको, जब एंजाइम सब्सट्रेट इंटरेक्शन में येस कॉम्प्लेक्स बनता है, येस कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबलाइज्ड बाय लॉट ऑफ नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस। एंड ये जो छोटा छोटा नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस है, हर एक नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस विल रिलीज सम स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सारे एनर्जी इकट्ठा करके, जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यही वाला जो एनर्जी है, दिस इज डोनेटेड बाय एंजाइम टू द सबस्ट्रेट। इसीलिए सबस्ट्रेट को जितना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी जितना चाहिए उसको एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए, अदर रास्ते में आएगा, देन एंजाइम विल से बहुत हो गया, अब मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी दे रहा हूं, इसको आप यूज कर लो ताकि आप एक्टिवेशन एनर्जी में बहुत जल्दी आ जाओगे। अंडरस्टूड? दिस इज द फंडा ऑफ योर एंजाइम केमिस्ट्री। नाउ आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? अब मैं बता रहा हूं, ये जो मैंने यहां पे एक ड्रॉ किया, अब देखो यहां पे जो ड्रॉ किया मैंने, तो यहां पे ऐसे एक आएगा एंड यहां पे मान लीजिए ऐसे एक आएगा, राइट? अब मैं बता रहा हूं, देखो, तो ये है आपका सबस्ट्रेट, ये है आपका प्रोडक्ट, ये है सबस्ट्रेट, ये है प्रोडक्ट। तो इसका अगर डेल्जी वैल्यू देखोगे, या इसका अगर डेल्जी वैल्यू देखोगे, ये यहां तक है एंड एक तो है यहां तक, ठीक है? अब यहाँ पे दो चीज है, एक है ये है डेल्जी कैट, ये है डेल्जी अनकैट, राइट? मतलब ये यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक है, ये डेल्जी कैट है ब्लू वाला, डेल्जी अनकैट है रेड वाला। ये जो डिफरेंस है यहां से यहां तक, जो डिफरेंस है, दिस इज एक्चुअली डेल्जी बी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी। आप समझ में आया? अब समझ में आया? देखो, अगर ब्लू वाला लाइन फॉलो कर रहे हैं मतलब इसको एनर्जी कम चाहिए। क्यों एनर्जी कम चाहिए? क्योंकि इसको बाइंडिंग एनर्जी दे रहे हैं ना, इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी आ रहा है पिक्चर में, इसीलिए अपना एनर्जी जो मैनेज कर रहा था अपने हिसाब से उसका अमाउंट कम हो गया। अंडरस्टूड? सो नाउ व्हाट इज द फाइनल डेफिनेशन ऑफ एन एनर्जी एंजाइम? एंजाइम का क्या डेफिनेशन है? एंजाइम एक्सीलरेट्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। एंजाइम एक्सीलरेट्स the rate of a reaction by lowering the activation energy of the substrate। ये जो डेफिनेशन है, इसको आप एक भी वर्ड इसको चेंज नहीं कर सकते। मैं फिर बता रहा हूं, एंजाइम एक्सीलरेट्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट। अंडरस्टूड? सो मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा था, चाहे आपका मम्मी आपको हेल्प करे या ना करे, मोबाइल तो आप खरीद सकते थे, राइट? डिफरेंस क्या हुआ? आपका मम्मी ने आपको हेल्प किया इसलिए आपको 4 मंथ में मोबाइल मिल गया। अगर मम्मी ने हेल्प नहीं किया होते तो आपको बस 10 मंथ मतलब 6 मंथ और इंतजार करना पड़ता, राइट? यू गॉट माय पॉइंट? इसीलिए आपको बोल रहा था कि चाहे एंजाइम हो या ना हो, यू विल रीच टू योर फाइनल डेस्टिनेशन। मीन्स आपको मोबाइल तो मिल ही जाएगा, बट अगर आपको मम्मी हेल्प कर रहे हैं सो यू कैन गेट द मोबाइल क्विकली। एंड इफ योर मम्मी डजंट हेल्प यू हैव टू वेट फॉर 6 more months, बट आपको मोबाइल मिल ही जाएगा, राइट? दोनों का केस में, चाहे आपका मम्मी हेल्प करे या ना करे। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि अगर एंजाइम हेल्प करे या ना करे, मतलब वेदर इट इज कैटालिटिक रिएक्शन और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, you will come to the destination, you will come to the product formation, right? But the only thing is the rate of the product formation, it will be either faster or slower. Understood? Okay, so ये आपको मैंने बता रहा था। नेक्स्ट, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट रिलेटेड जो रिएक्शन है, जिसको हम लोग माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में जाने जाते हैं, राइट? माइकलिस मेंटेन के हिसाब से जाना जाता है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? अब एक बार यहाँ पे देख लो। अच्छा, यहाँ पे आने से पहले मैं यहाँ पे आपको ब्लैक स्क्रीन पे समझा देता हूं। देखो क्या होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के हिसाब से ये जो V है, अगर इसको देखोगे, ठीक है, आप किसी एंजाइम रिएक्शन में सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है इसको इंक्रीज करो, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करो, एंड आप इसका जो V है वो थोड़ा देखो, तो देखो ऐसे आएगा, वो ऐसे आएगा। अच्छा, ये ऐसे क्यों आएगा? इसमें दो पार्ट है, इसमें दो पार्ट है। एक है यहां से यहां तक देखो थोड़ा, राइट? मतलब आप इंक्रीज कर रहे हो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, इसका Vmax इंक्रीज हो रहा है,
मतलब नॉट वी मैक्स इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, राइट। जब ये यहाँ पे ऑलमोस्ट सैचुरेटेड हो गया, तब यहाँ पे सब्सट्रेट कंसंट्रेशन चाहे कितना भी इंक्रीज कर लो, ये जो वेलोसिटी है ये वी मैक्स में पहुंच गया, वी मैक्स में पहुंच गया। You got my point? So basically there are two parts of this reaction. One is low substrate concentration, another one high substrate concentration. आप लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या देखोगे? लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में देखोगे कि आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो एंड वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहे हैं, राइट, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहे हैं। एंड यहां पे देखोगे कि आप कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर रहे हो, फिर भी ये स्टैग्नेंट हो गया, फिर भी स्टैग्नेंट हो गया। ये कैसे है एंड ये क्यों ऐसा होता है कि ये यहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एज्यूम करते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं, पूरा माइकलिस मेंटेन जो इक्वेशन है इसमें बहुत सारे असम्पशन है, हम लोग उसमें बात करेंगे डेफिनेटली। यहाँ पे एक मेजर असम्पशन है कि पूरा रिएक्शन में हम लोग एंजाइम का जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज नहीं करते, उसको इंक्रीज नहीं करते, वो एंजाइम कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। अगर एंजाइम कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अगर आप एंजाइम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, दिस रिएक्शन विल गो लाइक दिस। देखो ये एंजाइम कंसंट्रेशन वर्सेस वेलोसिटी, अगर आप एंजाइम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो सो द रिएक्शन विल गो लाइक दिस, रेट ऑफ द रिएक्शन विल गो लाइक दिस। यहां पे अगर आप सब्सट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, एक जगह पे जाके अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एंजाइम कंसंट्रेशन है दैट इज कांस्टेंट। मैं किसका बात कर रहा हूं? रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेट इज डिफरेंट एंड द अमाउंट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट। मैं अभी यहाँ पे समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों है कि आप हाई कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट पे आपका रेट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट हो गया, ये इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आपका एंजाइम कंसंट्रेशन जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको पता चलेगा। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए ये है आपका एंजाइम, जहां पे एक बाइंडिंग साइट है, जहां पे एक बाइंडिंग साइट है एंड यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है सो दैट यू कैन गेट प्रोडक्ट, ठीक है। देखो मान लीजिए एंजाइम का एक एक्टिव साइट है जहां पे एक सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है एंड वहां पे एक प्रोडक्ट बनेगा। तो फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आपके पास टोटल 1000 सबस्ट्रेट है, ठीक है, टोटल 1000 सबस्ट्रेट है, बट एंजाइम कितना है? मान लीजिए आपके पास एंजाइम कितना है? 10 एंजाइम है, आपके पास 10 एंजाइम है, ओनली 10 एंजाइम्स। तो आप एक चीज बताओ, आप एक रिएक्शन कंसीडर करो, एक रिएक्शन कंसीडर करो जहां पे आप सब्सट्रेट कंसंट्रेशन थोड़ा इंक्रीज कर रहे हो। अब क्या होता है, ये जो रिएक्शन मिक्सर होता है, ये जो रिएक्शन मिक्सर होता है, यहाँ पे पहले से ही, यहाँ पे क्या होता है, पहले से ही 10 एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले से 10 एंजाइम प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आप इंक्रीज करते हो, सबस्ट्रेट आप इंक्रीज करते हो, मतलब आप मान लीजिए 10 एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप सबस्ट्रेट इंक्रीज कर रहे हो, मतलब मान लीजिए कि आप 1 सबस्ट्रेट से शुरू किए हो, राइट, 1 सबस्ट्रेट, 2 सबस्ट्रेट, 3 सबस्ट्रेट, 4 सबस्ट्रेट, ऐसे करके आप इंक्रीज कर रहे हो, राइट। तो आप सोचो, बस सोचो, आप जब 1 सबस्ट्रेट दिए हो, 1 substrate will go and bind to 1 enzyme only. 1 substrate will go and bind to only 1 enzyme. So in that case कितना एंजाइम फ्री रहेगा? 9 एंजाइम फ्री रहेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, हर एक एंजाइम में सिर्फ एक ही बाइंडिंग साइट है जहां पे सबस्ट्रेट जाके बाइंड कर सकता है एंड एक ही प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो अगर आपका रिएक्शन मिक्सर में 10 एंजाइम है एंड आप सबस्ट्रेट इंक्रीज कर रहे हो, मतलब आप पहले 1 सबस्ट्रेट से शुरू करो, अगर आप 1 सबस्ट्रेट दिया हो तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, राइट। सो 9 एंजाइम फ्री है, आप 2 सबस्ट्रेट करो, 3 सबस्ट्रेट करो, तो जब 2 दे रहे हो तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, 3 दे रहे हो तो 3 प्रोडक्ट बनेगा, राइट। सो अब आप 10 तक, क्योंकि आपका एंजाइम है 10, आप 10 सबस्ट्रेट तक वो जो रेट है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन थोड़ा इंक्रीज होगा, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि 1 सबस्ट्रेट दे रहे हो तो 1 प्रोडक्ट होगा, 2 सबस्ट्रेट दे रहे हो तो 2 प्रोडक्ट होगा, 3 सबस्ट्रेट दे रहे हो तो 3 प्रोडक्ट होगा। सो ऐसे करके अप टू 10 सबस्ट्रेट थोड़ा प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, ऐसे करके 10 तक होगा। अब मान लीजिए कि आप सबस्ट्रेट आ गया 11 सबस्ट्रेट है, 12 सबस्ट्रेट है, 13 सबस्ट्रेट है, 13 तो एंजाइम नहीं है। अब 20 सबस्ट्रेट दे दियो, 20 तो एंजाइम नहीं है। अब 50 सबस्ट्रेट दे दियो, एंजाइम तो आपको 10 ही है, राइट। तो आपका रेट कैसे इंक्रीज होगा? रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है?
रेट डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एंजाइम के ऊपर। आपका एंजाइम तो कांस्टेंट है 10 है, तो किसी एक टाइम पे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, किसी एक टाइम पे मैक्सिमम 10 प्रोडक्ट ही हो सकता है, क्योंकि आपके पास 10 एंजाइम है। तो 10 अगर एंजाइम है एंड आप एंजाइम को इंक्रीज नहीं कर रहे हो, दैट इज द एक्चुअल असम्पशन ऑफ दिस होल एंजाइम कार्डिक स्टोरी, कि हम लोग एंजाइम को इंक्रीज नहीं करते, तो वहां पे अगर 10 एंजाइम है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 10 प्रोडक्ट ही मिलेगा किसी एक टाइम पे। यू विल नेवर गेट 11 प्रोडक्ट आउट ऑफ 10 एंजाइम्स। यू गॉट माय पॉइंट? सो बट आपको लगता है कि सर देन 1000 सबस्ट्रेट को 1000 प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। एक एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, एंजाइम विल बी फ्री, अगेन इट विल कम, अगेन अनदर सबस्ट्रेट विल बाइंड, अगेन इट विल फॉर्म प्रोडक्ट, सो एंजाइम फ्री हो जाएगा, फिर एंजाइम आएगा, फिर सबस्ट्रेट बाइंड होगा, ऐसे करके होगा। समझ रहे हो? इसीलिए ये जो रेट है, रेट विल नेवर इंक्रीज। व्हाई? क्योंकि आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एंजाइम जो है दैट इज कांस्टेंट। आपका अमाउंट ऑफ एंजाइम कांस्टेंट है, इसीलिए रेट विल नेवर बी इंक्रीज्ड। अंडरस्टूड नाउ? इज इट क्लियर कि ये क्यों ज्यादा नहीं होता है? ये ज्यादा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एंजाइम कांस्टेंट रहता है। एंड अगर एंजाइम को आप थोड़ा इंक्रीज करो, यहाँ पे देखो एंजाइम कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करो वर्सेस वेलोसिटी, इन दैट केस इट विल गो लाइक दिस। मतलब आप जितना ज्यादा एंजाइम इंक्रीज करोगे उतना ही फास्ट होगा वेलोसिटी। गॉट माय पॉइंट? ओके। अच्छा, यहाँ पे अब जो मैं बता रहा हूं देखो, या अब देखो यहाँ पे आ जाओ, देखो तो सबस्ट्रेट वर्सेस बी, सबस्ट्रेट वर्सेस बी, यहाँ पे दो पार्ट है। इनिशियल एक पार्ट मतलब जहां पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थोड़ा कम है, एंड ए पार्ट जहां पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा है, राइट? तो जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम है, वेलोसिटी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। फास्ट ऑर्डर मतलब आप सबस्ट्रेट भी इंक्रीज कर रहे हो, इसका जो रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन मतलब जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों चेंज हो रहा है। फास्ट ऑर्डर मतलब दोनों चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस में भी चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में भी चेंज हो रहा है। अंडरस्टूड? फास्ट ऑर्डर का मतलब ये होता है एक्स एक्सिस में भी चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में भी चेंज हो रहा है, दैट इज अंडर फास्ट ऑर्डर। सो एंजाइम काइनेटिक्स में आपको फास्ट ऑर्डर कब देखने को मिलेगा? एट इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मतलब एट लोअर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब जब हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में आ जाओगे तब आप क्या देखोगे? आपका जो एक्स एक्सिस है इसमें इंक्रीज हो रहा है, बट आपका जो वाई एक्सिस है वहां पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर मतलब आप एक वन एक्सिस यू आर इंक्रीजिंग, अनदर एक्सिस is not increase, neither increasing nor decreasing, means another axis remains constant, उसका कुछ इंक्रीज भी नहीं है, डिक्रीज भी नहीं है, that comes under zeroth order reaction. अंडरस्टूड? मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे दो टाइप ऑफ रिएक्शन है, एक है फास्ट ऑर्डर, दूसरा है जीरोथ ऑर्डर। फास्ट ऑर्डर मतलब आप एक्स एक्सिस को भी इंक्रीज कर रहे हो, वाई एक्सिस में भी इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो दैट हैपेंस एट लोअर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर आप लार्जर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में देखोगे, मतलब हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में देखोगे, अब देखोगे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, बट देयर इज नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, so this comes under zeroth order reaction. Understood? Okay. अच्छा, अब मैं बताऊंगा माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं, ठीक है? माइकलिस मेंटेन इक्वेशन क्या होता है एंड माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे दिया, बट आई थिंक आई शुड you can say solve each and every step so that will be more convincing to you. Okay, so I'll take you there. देखो मैं यहाँ पे अभी दिखा रहा हूं कि कैसे माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को डिराइव करते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या करूंगा, पहले एक जो नॉर्मल वाला जो रिएक्शन है उसको पहले लिख यहाँ पे मैं लिख दूंगा E प्लस एस टू ई एस टू ई प्लस पी, ठीक है? यहाँ पे होगा आपका A1 A-1 A2, ठीक है? ये बहुत सिंपल चीज है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो रिएक्शन फ्लो है इसका ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन जो है दैट विल बी V0 इक्वल्स टू K2 इंटू एस, ठीक है? ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन होगा V0 इक्वल्स टू K2 इंटू एस, प्लीज इसको याद रखो। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो असम्पशन लेंगे, टू असम्पशंस, विल टेक टू असम्पशन। असम्पशन 1, असम्पशन 1, फर्स्ट असम्पशन क्या है? अच्छा, ये रिएक्शन कहां से शुरू हो रहा है? E एंड S से, एंड आपको क्या मिल रहा है? ES। तो हम लोग फर्स्ट असम्पशन लेंगे E एंड S
एंड ई एस, ठीक है, एक है ई एस, ई एंड एस, अनदर ई एस. These two and ES are in equilibrium. देखो E and S and ES एक है एंड ए अलग है. देखो हम, मैं इसका बात कर रहा हूँ, E and S का बात कर रहा हूँ, एंड ES का बात कर रहा हूँ. दोनों आर इन इक्विलिब्रियम. क्यों? क्योंकि हम लोग ए मान के चल रहे हैं ये जो K-1 है दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2. ठीक है, हम लोग ए मान के चल रहे हैं कि K-1 जो है दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2. सो हम लोग ए बोल सकते हैं कि E and S एंड ES आर इन इक्विलिब्रियम. अच्छा, अगर ए इक्विलिब्रियम में हुआ देन यहां से आपको क्या पता चलेगा? यहां से आप बोल सकते हो कि K1 इंटू E इंटू S इक्वल्स टू K-1 इंटू ES. ठीक है, दिस इज फर्स्ट असम्पशन. अब मैं बता रहा हूं असम्पशन 2. असम्पशन 2. असम्पशन 2 क्या है? स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट क्या है? डी एस डी टी इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या है? देखो, कंसेंट्रेशन ऑफ ES एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज 0. इसका मतलब क्या है? देखो, एक रिएक्शन हो रहा है E प्लस एस टू ES देन ES टू E प्लस P. तो अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं ES फॉर्मेशन एंड ES ब्रेकडाउन का. ठीक है, तो बेसिकली ये जो सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, ये जो सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट बन रहे हैं इसका बीच का एक स्टेप है जिसका नाम है ES कॉम्प्लेक्स. मतलब ये जो जर्नी है सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट का, जो जर्नी है इसका बीच में एक स्टेप है जिसका नाम है ES कॉम्प्लेक्स. राइट. सो ये जो ES कॉम्प्लेक्स है, देखो पहले ES कॉम्प्लेक्स बनेगा देन ES कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा, ES कॉम्प्लेक्स टूटेगा. राइट. सो यहाँ पे दो चीज हो रहा है, एक है रेट ऑफ ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एक है रेट ऑफ ES कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन. राइट. तो यहाँ पे हम लोग जो सेकंड असम्पशन लेके चल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि रेट ऑफ ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ ES कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन इज सेम. दैट मीन्स ES का जो कंसेंट्रेशन है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज 0. मतलब जितना बन रहा है उतना ही कन्वर्ट हो रहा है. कन्वर्ट हो रहा है मतलब उतना ही ब्रेक हो रहा है टू फॉर्म प्रोडक्ट. मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ES इज नॉट एक्यूमुलेटेड. यू गॉट माय पॉइंट? ES कब एक्यूमुलेट होगा? ES कब एक्यूमुलेट होगा? ES एक्यूमुलेट तब होगा जब रेट ऑफ ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विल बी मोर देन रेट ऑफ ES ब्रेकडाउन. मतलब जितना बन रहा है उतना ब्रेक नहीं हो रहा है तभी जाके ES एक्यूमुलेट होगा. यू गॉट माय पॉइंट? जितना रेट में ES फॉर्म हो रहे हैं अगर उतना रेट में ES ब्रेकडाउन नहीं होता है देन ES विल बी एक्यूमुलेटेड. ES वहां पे रह जाएगा ज्यादा. राइट. बट यहां पे हम लोग असम्पशन क्या कर रहे हैं कि जितना रेट में ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है सेम रेट में ES कॉम्प्लेक्स ब्रेक भी हो रहा है. इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि किसी टाइम पॉइंट पे dt, किसी टाइम पॉइंट पे जो कंसेंट्रेशन ऑफ ES है दैट इज 0. मतलब जितना बन रहा है उतना ही खत्म हो रहा है, मतलब उतना ही यूटिलाइज हो रहा है. राइट. सो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि K1 इंटू E इंटू S इक्वल्स टू, हम लोग ES का ब्रेकडाउन का बात कर रहे हैं. राइट. अब देखो ES ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग K2 को कंसीडर करें. ES ब्रेकडाउन मतलब हम लोग K-1 को भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि जब हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे मतलब रिवर्स रिएक्शन सोचेंगे ES टू E प्लस S दैट आल्सो कम्स अंडर ब्रेकडाउन ऑफ ES. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखो ये हम लोग जब फॉर्मेशन का बात करते हैं दैट इज ओनली रिलेटेड टू K1. जब हम लोग ES फॉर्मेशन का बात करते हैं ओनली दैट इज रिलेटेड टू K1. जब हम लोग ES ब्रेकडाउन का बात करते हैं देन इट इज लिंक टू इट बोथ K2 एंड K-1. ES ब्रेकडाउन मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी एक है एंड ES ब्रेकडाउन मतलब टू कम टू दिस साइड मतलब एंजाइम एंड सबस्ट्रेट दैट आल्सो कम्स अंडर ES ब्रेकडाउन. सो जब हम लोग ES ब्रेकडाउन की बात करते हैं चाहे इधर हो चाहे इधर हो दोनों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा. तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं K1 इंटू E एंड S इक्वल्स टू K2 प्लस K-1 इंटू E एंड S. समझ में आया? सो ये दो असम्पशन हम लोग पहले ले लिया. राइट. अच्छा, अब देखो यहां पे हम लोग क्या लास्ट क्या लिखे? K1 इंटू E एंड S इक्वल्स टू K2 प्लस K-1 इंटू E एंड S. राइट. अच्छा, अब देखो मैं फिर से यहां पे लिख रहा हूं
E plus S to ES to E plus P, right? K1 K minus 1 K2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, K2 प्लस K minus 1 डिवाइडेड बाई K1, K2 प्लस K minus 1 डिवाइडेड बाई Q1 इक्वल्स टू Km, इक्वल्स टू Km। Km क्या है? Km है सबस्ट्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स एंजाइम, राइट? Km क्या है? Km है, दिस इज बेसिकली सबस्ट्रेट एफिनिटी, दिस इज बेसिकली सबस्ट्रेट एफिनिटी, ठीक है? इसको हम लोग सबस्ट्रेट एफिनिटी बोलते हैं। इसका ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, मैं वहां पे आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। तो एक फॉर्मूला है, प्लीज इसको याद रखो। एक फॉर्मूला क्या है? K2 प्लस K minus 1 डिवाइडेड बाई K1। तो ये क्या रिलेट करता है? रेट ऑफ ES ब्रेकडाउन। ये क्या रिलेट करता है? रेट ऑफ ES फॉर्मेशन। सो दिस इज ES ब्रेकडाउन, दिस इज ES फॉर्मेशन, राइट? दिस इज ES फॉर्मेशन, ओके? अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो लास्ट स्लाइड में क्या लिखा था मैंने, देख लो एक बार। K1 इंटू ES इक्वल्स टू K2 प्लस K minus 1 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई ES, राइट? ये लिखा था। तो यही से हम लोग शुरू करेंगे, यही से शुरू करेंगे, लिखेंगे कि K1 इंटू E इंटू S इक्वल्स टू K2 प्लस K minus 1 मल्टीप्लाइड बाई E एंड S, ठीक है? तो अब देखो, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इंटू S इक्वल्स टू K2 प्लस K minus 1 होल डिवाइडेड बाई K1 मल्टीप्लाइड बाई ES, राइट? एंड ए वाला जो पार्ट है देखो, K2 प्लस K minus 1 डिवाइडेड बाई K1, दैट इज नथिंग बट Km, राइट? सो इसको हम लोग लिख सकते हैं Km इंटू ES, राइट? हम लोग लिख सकते हैं Km इंटू ES, राइट? अच्छा, यहां पे देखो, अब मैं तीसरा चीज बोलने जा रहा हूं। वो क्या है? वो है कि हम लोग जब टोटल एंजाइम का बात करते हैं, टोटल एंजाइम जो है दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस फ्री एंजाइम, राइट? हम लोग जो टोटल एंजाइम का बात करते हैं, टोटल एंजाइम का मतलब क्या है? चाहे वो फ्री हो चाहे वो बाउंड हो, इधर सबस्ट्रेट के साथ बाउंड होगा या तो फ्री होगा। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? टोटल जो एंजाइम है, ईटी मतलब टोटल एंजाइम, ये जो टोटल एंजाइम है दैट इज बेसिकली ES प्लस ई। ES मतलब जो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाउंड कंडीशन में है, एंड E मतलब जो फ्री है। सो टोटल एंजाइम का क्या मतलब है? फ्री प्लस बाउंड, दैट इज योर टोटल एंजाइम, राइट? अच्छा, यहां से हम लोग कर सकते हैं, जो फ्री एंजाइम है दैट इज बेसिकली ET माइनस ES, ET माइनस ES, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसको सिर्फ इधर लेके आया। सो ET माइनस ES इक्वल्स टू E, फ्री, राइट? अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक थर्ड असम्पशन लेते हैं, यहाँ पे असम्पशन थर्ड असम्पशन लेते हैं। क्या थर्ड असम्पशन है? थर्ड असम्पशन क्या है? कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एंजाइम कंसंट्रेशन, जो कि मैंने एकदम पहले आपको बोल रहा था। एक असम्पशन है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एंजाइम कंसंट्रेशन, राइट? अच्छा, इसको एक असम्पशन के हिसाब से आपको चलना है, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ, पूरा रिएक्शन में एंजाइम कंसंट्रेशन बहुत कम है एंड एंजाइम कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, ओके? अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो हम लोग इसका बात कर रहे थे, E इक्वल्स टू ET माइनस ES, एंड यहाँ पे E इंटू S इक्वल्स टू KM इंटू ES। ए एक मिल गया, ए भी एक मिल गया, राइट? अच्छा, एकदम पहले देखो मैंने क्या आपको बोला था, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो क्या मैंने बोल रहा था? V0 इक्वल्स टू K2 इंटू ES। ये सारे जो चीज मैंने आपको बोल रहा हूँ, ये सारे चीज आपको अभी हेल्प करेगा पूरा रिएक्शन को डेवलप करने के लिए, राइट? अच्छा, कहां तक हम लोग आए हैं? E इंटू S इक्वल्स टू KM इंटू ES, राइट? अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो E है, इस E को हम लोग रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से। देखो ये जो वैल्यू है ET माइनस ES, तो ये जो E है हम लोग इसको ET माइनस ES मल्टीप्लाइड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल्स टू Km इंटू E एंड S, राइट?
मैं कुछ नहीं किया, देखो ये जो सिर्फ फ्री एंजाइम है इसको रिप्लेस किया ET माइनस ES से, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन इसको देके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो देखो क्या होता है, सो ET इंटू S माइनस ES इंटू S इक्वल्स टू Km इंटू E एंड S, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक दूसरा काला ले रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ES है एंड यहाँ पे जो ES है दोनों को एक साथ लाएंगे, राइट। सो यहाँ पे जो है ET एंड S इसको इधर रहने देंगे, इसको सिर्फ इधर लाएंगे, दिस इक्वल्स टू ES। अगर इसको मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि ये तो इधर आ जाएगा, राइट। ES को अगर आप कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या रहेगा, Km प्लस सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। अंडरस्टूड के नहीं, देखो एक बार बहुत सिंपल है, मैं इसको इधर रख दिया ETS इंटू S इसको मैंने उधर लाया, राइट। सो जब ES एंड ES मल्टीप्लाइड बाय S को आप इधर ला रहे हो, यहाँ पे भी ES है यहाँ पे भी ES है, सो ES को कॉमन ले लिया मैंने, ES को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, S एंड Km। अंडरस्टूड। अब देखो ET मल्टीप्लाइड बाय S इक्वल्स टू ES इंटू Km प्लस सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, राइट। ET मल्टीप्लाइड बाय S, देखो ET मल्टीप्लाइड बाय S इक्वल्स टू ES प्लस Km एंड सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, यही है ES इंटू Km प्लस सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, देखो ES इंटू Km प्लस सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, राइट, ये मिला। अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो पहला जो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन था, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन क्या था, V0 इक्वल्स टू K2 इंटू ES, दैट इज द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, एकदम पहले लाइन में मैंने लिखा था, राइट। अब यहाँ पे लाओ ये जो ES है, ये जो ES है यहाँ पे, तो K2 इंटू ES को अगर यहाँ से अगर आपको ES को जो कंसेंट्रेशन इसको निकालना है, देखो क्या करेंगे हम लोग, ES का जो कंसेंट्रेशन है दिस विल बी ET मल्टीप्लाइड बाई S डिवाइडेड बाई Km प्लस सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन, राइट। Km प्लस सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन, देख लो कुछ नहीं किया, बस ES को मैंने निकाला, ES इक्वल्स टू हाउ मच, ES विल बी ET इंटू S डिवाइडेड बाई Km प्लस S, राइट। अब ये जो ES है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा, राइट। अब देखो ET मल्टीप्लाइड बाई S होल डिवाइडेड बाई Km प्लस सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, राइट। अच्छा यहाँ पे आएगा फोर्थ असम्पशन, यहाँ पे आएगा असम्पशन फोर्थ क्या है, Vmax इक्वल्स टू K2 इंटू ET, K2 into ET, Vmax equals to K2 into ET, that is assumption 4, right? So यहां से अगर देखोगे ये जो था आपका V0 था, राइट, दिस इज V0, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V0 इक्वल्स टू K2 into ET के जगह हम लोग Vmax कर देंगे, Vmax into सब्सट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, ये आपका माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, यही आपका माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। एंड लेट मी टेल यू, यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला लाइक एनीथिंग, ताकि नेक्स्ट डे टुमारो जब हम लोग इसका जो एंजाइम काइनेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को आपको हर एक स्टेप में आपको चाहिए होंगे, हर एक स्टेप में आपको चाहिए होंगे, राइट। सो एक बार देख लो, V0 इक्वल्स टू Vmax इंटू सब्सट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Km प्लस सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, ओके। अच्छा अब यहाँ पे मैं कुछ छोटा चीज बता रहा हूँ। नंबर 1, ये है आपका माइकलिस मेंटेन कर्व, ओके। तो ये है आपका सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, ये है V0, ये है V0। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है दिस इज बेसिकली Vmax, ये जो पॉइंट है दिस इज बेसिकली Vmax, राइट। अच्छा अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से यहाँ तक अगर Vmax हुआ तो इसका हाफ होगा हाफ Vmax, इसका हाफ होगा हाफ Vmax, राइट। तो हाफ Vmax जहां पे यहाँ पे टच करेगा, आप इधर लेके आओ, तो दिस इज एक्चुअली नोन एज Km, दिस इज Km। ये Km है क्या, Km क्या है, अब देखो
Km एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एट एक्स एक्सिस, राइट। तो एक्स एक्सिस में हम लोग एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन का बात कर रहे हैं, राइट। एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन का बात कर रहे हैं जहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन विल कम टू हाफ Vmax, जहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी हाफ Vmax, राइट। अब मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको केम का क्या सिग्निफिकेंस है, आपको मैं बता रहा हूं। मान लीजिए कि दो एंजाइम है, एंजाइम 1 एंड एंजाइम 2, ठीक है, एंड इसका जो केम का वैल्यू है, इसका जो केम का वैल्यू है, मान लीजिए ये है 2 मिलीमोलर, ये है 5 मिलीमोलर, ठीक है, ये है 2 मिलीमोलर, ये है 5 मिलीमोलर। अब एक बात बताओ, कौन सा एंजाइम थोड़ा फास्टर रिएक्शन करेगा? कौन सा एंजाइम विल बी फास्टर, जिसका केम कम हो या जिसका केम ज्यादा हो? कौन सा होगा? अब मैं बताऊं, देखो केम 2 मिलीमोलर, इसका मतलब क्या है? ये जो रिएक्शन है जहां पे E1 इन्वॉल्व है, इन दिस रिएक्शन 2 मिलीमोलर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन में ये जो एंजाइम है ये हाफ Vmax में आ जाएगा। तो ये जितना जल्दी हाफ Vmax में आ जाएगा उतना जल्दी Vmax में आ जाएगा। जैसे आप Vmax में आ जाओगे ऑटोमेटिक आपका रिएक्शन फास्टर होगा। जितना जल्दी आप Vmax में आओगे, जितना जल्दी आप Vmax में आओगे उतना जल्दी आप रिएक्शन को प्रोसीड कर पाओगे, राइट। तो E2 का केस में इट टेक्स मोर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, आपको बहुत टाइम लगेगा इसको हाफ Vmax में लाने के लिए, और फुल Vmax में लाने के लिए और मतलब और टाइम आपको ज्यादा लगेगा, राइट। सो व्हिच वन विल बी फास्टर? ऑफ कोर्स दिस विल बी फास्टर। व्हाई दिस विल बी फास्टर? बिकॉज इट रिक्वायर्स लेसर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। तो जो एंजाइम कम सबस्ट्रेट, जिस एंजाइम को ज्यादा कम सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन चाहिए, दैट विल बी मोर फास्टर, दैट विल बी फास्टर कंपेयर टू द अदर वन। सो प्लीज रिमेंबर द सिग्निफिकेंस ऑफ केम में बता रहा हूं, केम का वैल्यू जितना कम होगा रिएक्शन विल बी उतना ही फास्ट, रिएक्शन विल बी उतना ही फास्ट, ओके। अच्छा, दूसरा है Vmax। Vmax मतलब जहां पे मैक्सिमम रीच हो गया, दैट इज Vmax, राइट। सो ये दो इंपॉर्टेंस है आपका माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का, राइट, ओके। अब देखो यहाँ पे जो जो हम लोग असम्पशन किए थे उसके बारे में मैं एक के बाद एक बता रहा हूं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट असम्पशन था स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और स्टेडी स्टेट असम्पशन। स्टेडी स्टेट में आपको मैंने क्या बोला था? ये बोला था मैंने, राइट। इसका मतलब क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ ES एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम विल बी जीरो। कंसेंट्रेशन ऑफ ES एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज जीरो। व्हाई? क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि रेट ऑफ द ES फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ द ES ब्रेकडाउन इज सेम, रेट सेम। तो अगर रेट सेम हो गया मतलब जितना रेट में वो फॉर्म हो रहा है उतना रेट में अगर वो ब्रेकडाउन हो रहा है, सो ES तो एक्यूमुलेट होगा ही नहीं, अंडरस्टूड। ES विल नॉट बी एक्यूमुलेटेड एट ऑल, इसलिए ES का कंसेंट्रेशन जीरो होगा, राइट। अच्छा, यही चीज, ये जितना जल्दी इसका फॉर्म हो रहा है, जितना जल्दी उतना जल्दी वो ब्रेकडाउन हो रहा है, दिस विल कम अंडर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो असम्पशन लिए थे वो असम्पशन में एक के बाद एक बता रहा हूँ। देखो, एक फर्स्ट असम्पशन ये था कि जो एंजाइम कंसेंट्रेशन था, एंजाइम कंसेंट्रेशन, दिस विल नॉट बी चेंज्ड इन द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। देखो, dt इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंजाइम कंसेंट्रेशन विल नॉट बी चेंज्ड। मतलब आप रिएक्शन जब आप रिएक्शन शुरू कर रहे हो, जितना एंजाइम डाल रहे हो उतना एंजाइम रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन। इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपको पता होगा कि 1000 सबस्ट्रेट प्लस 10 एंजाइम, मैंने आपको दिया था एक एग्जांपल कुछ देर पहले, राइट। वहां पे मैंने क्या बोला था? पहले आप 10 एंजाइम डाल दो एंड वो जो 10 एंजाइम है दैट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब पहला जो असम्पशन है DEDT, मतलब एंजाइम कंसेंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी जीरो। मतलब थ्रू आउट रिएक्शन हम लोग एंजाइम कंसेंट्रेशन विल नॉट इंक्रीज, एंजाइम कंसेंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट। हम लोग सिर्फ सबस्ट्रेट को इंक्रीज करेंगे बट एंजाइम को हम लोग इंक्रीज नहीं करेंगे। दैट इज द फर्स्ट असम्पशन, ओके। नेक्स्ट जो सेकंड असम्पशन है, मैंने आपको क्या बोल रहा था? देखो, ES E प्लस P, राइट। यहाँ पे देखो, ये था K1, K-1, K2। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था? K-1 is very very greater than K2. K-1 is very very greater than K2, and not only that, K1 is also very very greater than K2.
K1 is also very very greater than K2. So these are the second assumption they made. Okay. अब देखो थर्ड assumption, टोटल जो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है, जो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है दैट इज क्वाइट हाई कंपेयर टू एंजाइम कंसेंट्रेशन. मैंने आपको ये बोल रहा था, राइट. सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एंजाइम कंसेंट्रेशन. ये मैंने आपको बोला था कि सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एंजाइम कंसेंट्रेशन. नेक्स्ट फोर्थ assumption, concentration of P at T equals to 0. That means what? जब आप रिएक्शन नहीं शुरू किए हो, जब आप रिएक्शन शुरू किए ही नहीं हो, मतलब T equals to 0, प्रोडक्ट विल बी 0. मतलब P का कंसेंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट तभी बनेगा जब रिएक्शन शुरू होगा. जब रिएक्शन शुरू होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा. जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो जब T equals to 0, जब रिएक्शन शुरू हुआ ही नहीं है प्रोडक्ट भी नहीं होगा. It is quite simple, right? So that is the fourth assumption. अब देखो मैंने जो आपको बोल रहा था वही चीज यहाँ पे लिखा है कि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में Km का क्या रोल है. Km मतलब हाफ Vmax. सॉरी, Km एक ऐसा सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है at which the reaction will reach to half Vmax. You never write Km. बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं कि Km equals to हाफ Vmax. ऐसे लोग लिख देते हैं. This is not true at all. Km is not equals to half Vmax. Km क्या है? हम लोग इसे किससे बात कर रहे हैं? सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन. तो Km एक सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है. राइट. तो जब Km सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है, कौन सा सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन में? जब ये हाफ Vmax में आ रहे हैं. So Km is a substrate concentration at which the reaction will come to half Vmax level. Understood? So you never write Km equals to half Vmax. Please do not write this. That's why I cut it here. Okay. अच्छा, अब आ जाओ सिग्निफिकेंस ऑफ Vmax. Vmax का सिग्निफिकेंस मैंने बोल दिया था आपको. एंड मैंने यहाँ पे एक और एक चीज बोल रहा था कि Vmax इक्वल्स टू K2 into ET. तो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि Vmax इक्वल्स टू K2 into ET. राइट. ये भी आपका Vmax के साथ रिलेटेड है. देखो ये सब चीज आपको लगेगा एंजाइम काइनेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. अच्छा, अब आ जाओ एक इंटरेस्टिंग चीज. देखो यहां से मैं शुरू करूं, फिर E प्लस S टू ES टू E प्लस P. राइट. अच्छा, यहाँ पे देखो ये है K1, ये है K-1, ये है K2. राइट. तो अगर Km का बात करते हैं, दिस इज बेसिकली K2 प्लस K-1 होल डिवाइडेड बाई K1. राइट. अच्छा, यहाँ पे अगर आप ऐसा सोचोगे कि K-1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2, अगर K-1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2, सो हम लोग इसको लिख सकते हैं Km इक्वल्स टू K-1 डिवाइडेड बाई K1. राइट. लिख सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस, हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं. तो K-1 डिवाइडेड बाई K1. देखो ये है K1 एंड ये है K-1. तो जब हम लोग K-1 डिवाइडेड बाई K1 कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली KD. ये क्या है? रेट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ES कॉम्प्लेक्स. रेट ऑफ डिसोसिएशन कॉम्प्लेक्स ऑफ ES कॉम्प्लेक्स. तब देखो ये जो Km है, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, ये जो Km है एंड जो KD है, बोथ आर सेम. लेट मी टेल यू, बोथ आर सेम. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको हम लोग कब यूज करते हैं Km एंड कब यूज करते हैं KD, वो भी मैंने आपको बता रहा हूं. देखो बायोलॉजिकल साइंस में आप 4 रिएक्शन को you consider 4 reactions which are absolutely similar type. There are 4 reactions in biology you will come across which are absolutely similar type. What are those 4 reactions? देखो, एक है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, दूसरा है प्रोटीन एंड लिगेंड, तीसरा है एंटीबॉडी एंड एंटीजन, एंड चौथा है रिसेप्टर एंड हार्मोन. राइट. देख लो एक बार, ये चारों रिएक्शन हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं. राइट. चाहे वो एंजाइम सबस्ट्रेट हो, चाहे प्रोटीन लिगेंड हो, चाहे एंटीबॉडी एंटीजन हो, चाहे वो रिसेप्टर एंड हार्मोन हो. राइट. अब मैं बता रहा हूं हर एक का केस में एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग एफिनिटी हम लोग कंसीडर करते हैं, प्रोटीन लिगेंड बाइंडिंग एफिनिटी कंसीडर करते हैं,
एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग एफिनिटी कंसीडर करते हैं, एंड ऑफ कोर्स हार्मोन रिसेप्टर बाइंडिंग एफिनिटी वो भी कंसीडर करते हैं, राइट। अब मैं बता रहा हूं, देखो जब हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट से डील करते हैं कि उसका बाइंडिंग एफिनिटी क्या है, यहां पे हम लोग सिर्फ केएम से डील करते हैं, एंड जब हम बाकी तीनों से डील करते हैं हम लोग यूज करते हैं केडी। वी नेवर यूज केएम व्हेन यू डील विथ प्रोटीन एंड लिगेंड, वी ऑलवेज डील विथ केडी। तो सिमिलरली जब हम लोग हार्मोन रिसेप्टर की बात करते हैं, वी नेवर यूज केएम। केएम इज वेरी स्पेसिफिकली यूज्ड टू एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। व्हाई? दिस एम स्टैंड्स फॉर माइकेलिस एंड मेंटेन। एम स्टैंड्स फॉर माइकेलिस एंड मेंटेन, इसलिए हम लोग केएम को वेरी स्पेसिफिकली यूज करते हैं एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के केस में। एंड बाकी जो 3 एग्जांपल मैंने यहां पे दे रहा हूं, चाहे प्रोटीन लिगेंड हो, चाहे एंटीजन एंटीबॉडी हो, चाहे हार्मोन रिसेप्टर हो, तीनों का केस में उसका जो बाइंडिंग एफिनिटी है, इसको हम लोग केडी से डिफाइन करते हैं। एंड ये जो कंसेप्ट है केएम एंड केडी, दोनों का कंसेप्ट सेम है। मैं बता रहा हूं दोनों का कंसेप्ट सेम है। हम लोग इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप वहां से देखोगे कि केएम एंड केडी दोनों का जो कंसेप्ट है इट्स टोटली सेम। ओके, तो ये जो 2 कंसेप्ट मैंने यहां पे बताया, 2 चीज जो है इसको प्लीज याद रखो। नेक्स्ट, अच्छा यहां पे मैं क्या बताऊंगा, टर्नओवर नंबर एंड कैटालिटिक एफिशिएंसी। टर्नओवर नंबर कौन सा है? टर्नओवर नंबर है आपका के कैट। कौन सा के कैट है? अब जो रिएक्शन लिखे थे E + S ES to E + P, ये जो K2 है दिस इज बेसिकली के कैट। के कैट क्या है? टर्नओवर नंबर। व्हाट इज टर्नओवर नंबर? एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक यूनिट टाइम पे कितना मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर। देखो ये जो के कैट है, टर्नओवर नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय वन एंजाइम मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। इट कैन बी 1 सेकेंड, इट कैन बी 1 मिनट, इट कैन बी एनी टाइम, इट्स इन यूनिट टाइम बेसिकली, राइट। सो फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, किसी एंजाइम का, मान लीजिए किसी एंजाइम का के कैट जो वैल्यू है 10/सेकेंड, ठीक है। किसी एंजाइम का के कैट जो वैल्यू है 10/सेकेंड, इसका मतलब क्या है? ये जो एंजाइम है दिस कैन फॉर्म 10 प्रोडक्ट इन एवरी सेकेंड। Understood? This can form 10 product in every second. That's why we write K cat equals to 10/second. Okay? Next, आ जाओ कैटालिटिक एफिशिएंसी। ये कैटालिटिक एफिशिएंसी जो है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? दिस इज बेसिकली K cat by Km। K cat by Km है कैटालिटिक एफिशिएंसी। तो जब हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स रिलेटेड बहुत सारे बात करते हैं, एक एंजाइम का कैटालिटिक एफिशिएंसी अगर जानना है आपको, what is the best parameter, what is the best kinetic parameter? K cat by Km। एक एंजाइम कैटालिटिकली कितना एफिशिएंट है, एक एंजाइम कैटालिटिकली कितना एफिशिएंट है, वो जानने के लिए हम लोग K cat by Km वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। सो प्लीज पे अटेंशन। तो देखो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कुछ मैंने एंजाइम का वैल्यू दे दिया, यहाँ पे इसका Km है, यहाँ पे उसका Km भी है, इसका K cat भी है। सो जो K cat by Km है दैट बेसिकली डिफाइंस कैटालिटिक एफिशिएंसी, ठीक है। सो कैटालिटिक एफिशिएंसी हम लोग डिफाइन करते हैं हाउ K cat by Km, राइट। ओके, अब देखो, अब मजा आएगा। मजा आएगा क्या? मैं अभी बता रहा हूं। देखो यहाँ पे मैं एक चीज पहले बोल देता हूं, देन आपको मजा आएगा। देखो ये जो माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन था, ये जो माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन था, राइट। अब देखो यहाँ पे ये है आपका अभिमैक्स, ये आपका अभिमैक्स। अब एक बात देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस में आप सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, एंड आपका Vmax मिल रहे हैं वाई एक्सिस से, जहां पे वाई एक्सिस में सब्सट्रेट कंसंट्रेशन का कोई भी लाइन यहाँ पे काटवे नहीं हो रहे हैं। मतलब आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो इधर, आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो इधर, और आपका Vmax मिल रहा है इधर से। ये कितना करेक्ट है, कितना एक्यूरेट है, मैं अभी यहाँ पे आ रहा हूं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, ये जो लाइन, ये जो येलो वाला लाइन, ये जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, दिस विल नेवर बी स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल नेवर बी स्ट्रेट लाइन लाइक 180 डिग्री। नो, दिस विल नेवर बी 180 डिग्री। ये ऐसे कुछ आएगा, राइट। तो जब ऐसे आएगा, आप यहाँ पे, यहां से आ रहे हो इधर, यहां से कोई आ रहे इधर, कोई इधर से आ रहे,
तो ये जो Vmax का जो वैल्यू है यहाँ पे एक्यूरेट नहीं मिलेगा। Vmax वैल्यू किसी का Vmax वैल्यू थोड़ा कम होगा, किसी का थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसे चेंज होगा। यू गॉट माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन तो 180 डिग्री नहीं है। ये अगर 180 डिग्री हुआ तब इधर आओगे तो एक ही पॉइंट में आपको कट होगा, एक ही पॉइंट में डाइसेक्ट होगा, राइट? एक ही पॉइंट में डाइसेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये 180 डिग्री नहीं है। एंड एंजाइम काइनेटिक्स का जो कर्व है, दिस विल नेवर बी 180 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल नेवर बी 180 डिग्री, सो प्लीज कीप इन माइंड। ओके, सो एक बात देखो, जब हम लोग इधर से इसको टच कर रहे हैं यू नो वाई एक्सिस में, so there is always a chance not to get accurate value of Vmax. This is the biggest limitation, this is the biggest drawback, this is the biggest you can say, हिंदी में क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा लिमिटेशन है इस माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का, राइट? इसीलिए माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का एक्सेप्टेंस थोड़ा कम हो गया साइंटिफिक कम्युनिटी में, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो लोग बोल रहे थे कि आपका जो Vmax यहां से निकल रहे हैं, Vmax इज नॉट एक्यूरेट। कोई यहाँ पे टच कर रहे, कोई यहाँ पे टच कर रहे, कोई यहाँ पे टच कर रहे, सो Vmax इज नॉट एक्यूरेट, इट इज नॉट साइंटिफिक। सो साइंटिस्ट कम्युनिटी में ये जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है, ये इतना पॉपुलराइज नहीं हुआ, ये इतना एक्सेप्टेड नहीं हुआ, राइट? अब देखो साइंटिस्ट वालों ने क्या किया, जब इसको लगा कि यहाँ पे नहीं हो रहे, तब कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, माइकलिस मेंटेन का जो इक्वेशन है, माइकलिस मेंटेन का जो इक्वेशन मैं अभी बता रहा हूं, उसको ले लिया, उसी को ले लिया, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देन आपको पता चलेगा। देखो माइकलिस मेंटेन का इक्वेशन क्या था, V नॉट इक्वल्स टू Vmax इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km, यही था, राइट? यही था माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। दोनों साइंटिस्ट आ गया लाइन पे, दोनों ने कुछ किया, क्या किया? दूसरे का चीज लेके कुछ और कुछ चेंजेस किया। देखो साइंस में ऐसा होता है, मैं बोल रहा हूँ, साइंस में क्या होता है ना, मान लीजिए कोई काम नहीं कर रहे, कोई बंदा आके काम किया, उसका पीछे सारे लोग लग जाते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, अरे आप ए सही नहीं कियो, ओ सही नहीं कियो, ये सही नहीं कियो, राइट? ऐसा होता है कि नहीं? जो बंदा काम करता है उसका काम में निकाल थोड़ा गलती निकालने के लिए सारे लोग आ जाते हैं, बट कोई पहले काम नहीं करते हैं। यू अंडरस्टूड? एंड आप काम करोगे तभी गलती आएगा। इफ यू डोंट वर्क यू विल नेवर डू एनी मिस्टेक। मिस्टेक उन्हीं लोगों का होता है जिसका जो काम करते हैं, राइट? इफ यू डोंट डू एनीथिंग यू नेवर डू एनी मिस्टेक, दैट इज ट्रू। If you do anything, there is a chance of doing mistake. If you never do anything, there is a no chance of doing any mistake. तो माइकलिस मेंटेन ने कुछ किया एंड उसका सारे लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि आपका Vmax एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पे मैदान में दो साइंटिस्ट आ गया, उसका नाम मैं बाद में बता रहा हूँ। दोनों आके क्या किया, माइकलिस मेंटेन का जो इक्वेशन उसको ले लिया, लेके क्या किया, ये जो इक्वेशन इसको रेसिप्रोकल बना दिया। रेसिप्रोकल मतलब जैसे ए है, ए का रेसिप्रोकल क्या है, 1/a, राइट? सो मान लीजिए एक इक्वेशन है A इक्वल्स टू B, तो अगर दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया, आप बोल सकते हो कि 1/a इक्वल्स टू 1/b। अगर आप दोनों साइड में रेसिप्रोकल ले लिया तो यू आर नॉट वायलेटिंग एनी वैल्यूज। A इक्वल्स टू B, इसका वैल्यू जितना होगा 1/a इक्वल्स टू 1/b, इसका वैल्यू भी उतना ही रहेगा। मतलब यू आर नॉट वायलेटिंग एनीथिंग, यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग। यू गॉट माय पॉइंट? सो उन्होंने क्या किया, ये जो इक्वेशन है इसका डबल रेसिप्रोकल कर लिया दोनों साइड में। अब देखो इसका अगर हम लोग डबल रेसिप्रोकल कर लेते तो क्या होगा, 1/v नॉट इक्वल्स टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km डिवाइडेड बाय Vmax इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट? तो अब देखो इसका क्या होगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Vmax इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km इनटू Vmax इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट? अब यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन गया, सो 1/v नॉट इक्वल्स टू 1/Vmax प्लस Km बाय Vmax मल्टीप्लाइड बाय 1/सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट? इसको थोड़ा अगर मैं अरेंज कर लेता हूं, ये आएगा ऐसे 1/v नॉट इक्वल्स टू Km बाय Vmax मल्टीप्लाइड बाय 1/सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस 1/Vmax, ठीक है? ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखा, ये इक्वेशन इज बेसिकली y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये क्या आपको पता है? जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़े होंगे प्लस 2 में, आई एम श्योर यू हैव स्टडीड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो है y इक्वल्स टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, आप देखो यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, राइट? यहाँ पे क्या किया उन्होंने,
1 by v मल्टीप्लाई 1 by v वर्सेस 1 by सबस्टेट। देखो 1 by v वर्सेस 1 by सबस्टेट, यहाँ पे ये है y, ये है x। देखो 1 by s वर्सेस 1 by v, आपका पहले क्या था s by v, आपका माइकलिस मेंटेन में क्या था s by v, इसको सिर्फ रेसिप्रोकल कर दिया 1 by s वर्सेस 1 by v, जो भी था इसको 1 by v कर दिया, जो s था इसको 1 by s कर दिया, राइट। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया, ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हुआ, ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हुआ, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है एक्चुअली c है, ये c क्या है 1 by v max, राइट। तो ये जो पॉइंट है दिस इज बेसिकली 1 by v max, 1 by v max, एंड ये है आपका स्लोप मतलब m, एंड ये है आपका 1 by km, ठीक है, ये आपका 1 by km, 1 by km मतलब ये 1 by s से जा रहे हैं ना, इसलिए इधर आ गया ये 1 by km। अब देखो यहाँ पे मजा बात ये है कि ये जो इक्वेशन, ये जो ग्राफ जो डेवलप हुआ, यहाँ पे दो लाइन क्रॉस कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन व्हिच इज बाइसेक्टिंग द y एक्सिस, तो ये जो पॉइंट आ रहे, दिस पॉइंट डिफाइंस 1 by v max। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है बाइसेक्टिंग का जो वैल्यू है, दिस विल बी ऑलवेज एक्यूरेट वैल्यू, सेम वैल्यू। You see if two lines intersect somewhere, this will be always the same value, means ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, दिस कोऑर्डिनेट पॉइंट विल बी ऑलवेज सेम, इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू जो होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट जिसको बोलते हैं x एंड y, दिस विल बी ऑलवेज सेम, यू विल नेवर गेट टू डिफरेंट वैल्यूज। यहाँ पे आपका क्या था Vmax, आप इधर से आ रहे हो, इधर से आ रहे हो, इधर से आ रहे हो, इसलिए Vmax आपको 2-3 मिल रहा था, बट यहाँ पे जब दो लाइन एक साथ एक जगह पे क्रॉस हो रहे हैं एंड वहां पे आप वो जो क्रॉस सेक्शन जो वैल्यू है उसको कंसीडर कर रहे हो, तो यहाँ पे दूसरा वैल्यू कंसीडर करने की जगह है ही नहीं, यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू कंसीडर करना है। यू गॉट माय पॉइंट। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट विल बी एक्यूरेट, दिस इज 1 by v max, ठीक है। अब मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए यूनिट वाइज यहां से आगे शुरू करेंगे 0 2 ये है 4 फॉर एन एग्जांपल 0 2 4। सो अब आप बताओ v max का वैल्यू कितना होगा, v max का वैल्यू कितना होगा, ये अगर 0 2 4 हुआ, सो v max का वैल्यू कितना होगा 1 by 4, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट डिफाइन करते हैं 1 by v max। तो ये पॉइंट अगर 0 2 4 ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है, ये पॉइंट अगर 4 हुआ तो v max का वैल्यू कितना होगा 1 by 4। यू अंडरस्टूड, दिस विल ऑलवेज बी 1 by 4, दिस विल नॉट बी एनीथिंग अदर देन 1 by 4। तो यहाँ पे v max का एक्यूरेसी आ गया, ये जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन था वहां पे v max एक्यूरेट था ही नहीं। अब ये डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, इसको बोलते हैं डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, एंड जो दो साइंटिस्ट जो कि क्लेवर साइंटिस्ट है, जो कि स्मार्ट था, उनका नाम है लाइनवीवर एंड बार्क, एंड जिसका नाम पे प्लॉट एलबी प्लॉट भी माना जाता है, राइट। एलबी प्लॉट, दिस इज ऑल्सो नोन एज डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। ये जो डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है, यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि 1 by v वर्सेस 1 by s, यहाँ से ये जो v max का वैल्यू है दैट विल बी एक्यूरेट। तो जो लिमिटेशन था v max का लेके माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में, वो लिमिटेशन सॉल्व हो गया। तो एंजाइम काइनेटिक्स में ज्यादा पॉपुलर कौन बन गया, लाइनवीवर एंड बार्क, ठीक है। अब देखो जो पायनियर साइंटिस्ट था जिन्होंने पहले डेवलप किया, उन्होंने था माइकलिस मेंटेन। माइकलिस मेंटेन पहले डेवलप किया बट उन्होंने फेमस नहीं हो पाया क्योंकि v max एक्यूरेट नहीं था, एंड लाइनवीवर बार्क दे बिकम फेमस लाइक एनीथिंग। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स दिस प्लॉट बिकम्स it become known as LB plot, understood। अब देखो जो मैंने आपको बोल रहा था, यहाँ पे जो मैंने आपको बोल रहा था, देखो ये जो LB प्लॉट था, ठीक है, 1 by s वर्सेस 1 by v, ये था स्लोप आपका m, ये है 1 by v max एंड ये है 1 by km, राइट। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, इसलिए हम लोग माइनस यूज कर रहे हैं, माइनस यूज करें, बट वी नेवर कंसीडर माइनस, वी नेवर कंसीडर माइनस। क्यों, देखो एक केम है क्या, केम क्या है, केम एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैन नॉट बी नेगेटिव। व्हाट डू मीन बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, आप मान लीजिए एक बीकर है जहां पे कुछ शुगर डाल दिया, शुगर का कंसंट्रेशन है 5 mg/ml, ठीक है, शुगर का कंसंट्रेशन है 5 mg/ml। मान लीजिए कि आप शुगर डाला ही नहीं है, अगर शुगर आप डाले नहीं तो शुगर का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा। आप अगर शुगर नहीं डालोगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, 0। कैन इट बी नेगेटिव, इट विल नेवर बी नेगेटिव। सो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैनॉट बी नेगेटिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई केम कैनॉट बी नेगेटिव। ये लेफ्ट साइड में आ रहे हैं,
ग्राफ के हिसाब से, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करते हैं, बट वी नेवर कंसिडर नेगेटिव। अंडरस्टूड? ओके। अब देखो नाउ साइंस में कितना लोग होते हैं जो कि बहुत स्मार्ट एंड अपने आप को चालाक समझते हैं। टू सी द सक्सेस ऑफ बाय सीइंग द सक्सेस ऑफ लाइन यूनिवर एंड बार प्लॉट, मैदान में और भी कुछ साइंटिस्ट आ गए एंड उन्होंने भी सोचने लगा कि ठीक है हम लोग भी कुछ करेंगे एंड हम लोग भी जो भीमैक्स वाला जो पार्ट था जो कि रिलेटिवली थोड़ा इनएक्यूरेट था, इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे थोड़ा दूसरा इक्वेशन लेके। ठीक है, अब देखो तो लाइन यूनिवर बार प्लॉट एलबी प्लॉट तो बहुत फेमस हो गया, ये बहुत फेमस हो गया। अच्छा, डेरिवेशन एलबी प्लॉट का मैंने आपको अभी किया, राइट? अभी जो किया था वो जो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, mx प्लस सी वो जो इक्वेशन था दैट इज द डेरिवेशन, मैंने वहां पे कर दिया। ओके, अब देखो आई बीन सीइंग द सक्सेस ऑफ लाइन यूनिवर एंड बार प्लॉट, आई मीन लाइन यूनिवर एंड बार दोनों साइंटिस्ट है। अब देखो दो साइंटिस्ट और आ गया मार्केट में एक है एडी, दूसरा है हॉप्स्टी, एडी हॉप्स्टी प्लॉट। अब देखो एडी हॉप्स्टी प्लॉट क्या है, इन्होंने क्या किया, पहले देखो क्या किया। अच्छा, एक पहले देखो आपका जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन था ये था V वर्सेस S, राइट? B वर्सेस S। इन्होंने क्या किया, B को तो चेंज नहीं किया, यहाँ पे देखो सिर्फ थोड़ा चेंज किया, B बाई S कर दिया, B बाई S कर दिया। B बाई जब S कर दिया उनको ऐसे ग्राफ मिला एंड जहां पे V मैक्स आ रहे ए वाला पॉइंट। देखा कितना स्मार्टनेस है साइंस में, साइंस में कितना स्मार्ट लोग रहते हैं। सिर्फ B को ऐसे रख दिया एंड S जो था उसको V बाई S कर दिया एंड जो ग्राफ मिला ये जो पॉइंट है बाइसेक्शन वाला पॉइंट है, दिस बिकम्स V मैक्स। तो यहाँ पे भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी, एक्यूरेट वैल्यू। जब आप ऐसे कर रहे हो तो ये जो पॉइंट होगा दिस पॉइंट विल बी ऑलवेज सेम, मतलब दिस विल बी ऑलवेज एक्यूरेट, यू विल नेवर गेट एनी ऊपर नीचे ऐसे वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। सेम जहाँ पे इसका डायसेक्ट हो रहा है वही सेम वैल्यू आपको कंसिडर करना है, राइट? तो दिस इज द सक्सेस ऑफ एडी हॉप्स्टी प्लॉट। बट इतना पॉपुलर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इससे पहले तो लाइन यूनिवर जो था उन्होंने सॉल्व कर दिया, इसीलिए एलबी प्लॉट बिकेम मोर फेमस, राइट? अच्छा, साइंस में लोगों का कमी नहीं है, साइंस में और भी लोग होता है। एडी हॉप्स्टी को देखिए और भी दो साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम है हेनेस एंड उल्फ। उन्होंने सोचा कि ठीक है चलो हम लोग भी कुछ करते हैं, राइट? उन्होंने देखो क्या किया, हेनेस एंड उल्फ उन्होंने क्या किया, ये जो V नॉट एंड S था इन्होंने इस बार S को चेंजेस नहीं किया। आपको याद होगा एडी हॉप्स्टी का केस में उन्होंने V को चेंजेस नहीं किया, S को चेंज किया। इन्होंने S को चेंजेस नहीं किया, V को चेंज कर दिया, देखो S बाय V कर दिया। जब V को S बाय V कर दिया तब यहाँ पे जो V मैक्स बन रहा था यह स्लोप आ रहा है 1 बाय V मैक्स। अगेन किसी भी लाइन का जो स्लोप है दैट विल बी ऑलवेज सेम वैल्यू, मतलब इट विल बी ऑलवेज एक्यूरेट, दिस विल बी परफेक्ट, दिस विल बी अ परफेक्ट वैल्यू, परफेक्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको मिलेगा, राइट? सो कितना नाम आपका इंजीनियरिंग काइनेटिक्स में जुड़ गए। जो पायनियर साइंटिस्ट था कौन, माइकलिस एंड मेंटेन, उन्होंने उतना फेमस नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था उसका V डिटर्मिनेशन में। तो सक्सेस कौन मिला, सक्सेस किसको मिला, लाइन यूनिवर एंड बार्क एंड ओवरनाइट दे बिकम सो फेमस एलबी प्लॉट। अच्छा, उसके बाद क्या आया मार्केट में, उसके बाद मार्केट में आया आपका एडी हॉप्स्टी, उन्होंने कुछ किया, उन्होंने भी दिखाया कि V मैक्स कैसे निकालते हैं एंड वहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू भी मिल रहा था। उनको देख के आ गया मार्केट में हेनेस एंड उल्फ, इन्होंने भी V मैक्स निकाल के दिखाया कैसे V मैक्स को एक्यूरेट वैल्यू में निकाल सकते हैं, राइट? सो बस इसका जो नाम है एंड ये जो y एक्सिस x एक्सिस में क्या है इसको प्लीज याद रखो। मैं क्यों बता रहा हूं, किस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए यहां पे ऐसे है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, राइट? देन लाइन यूनिवर बार्क प्लॉट, एडी हॉप्स्टी प्लॉट, देन हेनेस एंड उल्फ प्लॉट। यहाँ पे है आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस में कुछ वैल्यू होगा, y एक्सिस में कुछ वैल्यू होगा, ऐसे 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 इधर होगा। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, मतलब टेबल एक्स कॉलम ए वर्सेस कॉलम बी, जो कॉलम मैचिंग होता है ना, तो कौन सा कौन सा इक्वेशन है, मतलब कौन सा इंजीनियरिंग काइनेटिक्स है एंड उसका x एंड y एक्सिस में क्या होगा, यू हैव टू मैच। अंडरस्टूड? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन which can be easily asked at any point of time. Okay? अब हम लोग बात करेंगे एंजाइम इनहिबिशन का। अब हम लोग बात करेंगे एंजाइम इनहिबिशन। अच्छा, एक बार देख लेते हैं इनहिबिशन का मतलब क्या है। इनहिबिशन का मतलब होता है ब्लॉक, राइट? सिंपल, इनहिबिशन का मतलब होता है ब्लॉक। तो इनहिबिटर एक होता है, इनहिबिटर जो कि एंजाइम का जो काइनेटिक्स है, एंजाइम का जो रिएक्शन है उसको ब्लॉक कर देते हैं, सिंपल। सो एंजाइम इनहिबिटर एक है, इनहिबिटर
वो इनहिबिटर जाके एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब एंजाइम का जो एक्शन है, एंजाइम का जो जो नेचर है उसको अफेक्ट करते हैं, राइट। अच्छा, जब एंजाइम का एक्शन को अफेक्ट करते हैं तो अफेक्ट कहाँ पे आपको दिखेगा कि एंजाइम रिएक्शन जो अफेक्टेड हो रहा है कि नहीं, वो कहाँ पे आपको दिखेगा, वो दिखेगा आपको Km का वैल्यू में एंड Vmax का वैल्यू में। ये जो दो वैल्यू है, दिस टू वैल्यूज विल बी चेंज्ड, सो प्लीज कीप इन माइंड, इनहिबिटर जब काम कर रहे हैं तब Km एंड Vmax दोनों चेंजेस होगा, ठीक है। अब आ जाओ एक एक इनहिबिशन पे। पहले हम लोग बात करेंगे कंपेरेटिव इनहिबिशन, हम लोग पहले बात करेंगे कंपेरेटिव इनहिबिशन। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है देखो, E प्लस H2 ES एंड E प्लस P, ये नॉर्मल इक्वेशन है, राइट, ये नॉर्मल इक्वेशन है। यहाँ पे जब इनहिबिटर आ जाता है, इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं, तब EI फॉर्म हो जाता है, EI, राइट। सो यहाँ पे जब EI हो जाता है, EI के प्लस सबस्ट्रेट बाइंड करने का जगह नहीं होता है, देन नो रिएक्शन। ये कैसे होता है देखो, मान लीजिए ये एक एंजाइम है, इसका एक एक्टिव साइट है, दिस इज एक्टिव साइट, दिस इज एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट। यहाँ पे जनरली क्या कौन बाइंड करते हैं, यहाँ पे एक्टिव साइट में आपको कौन बाइंड करते हैं, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। यहाँ पे मान लीजिए आ गया इनहिबिटर, यहाँ पे मान लीजिए इनहिबिटर आ गया, या इसका कलर थोड़ा चेंजेस होना चाहिए, देखो इनहिबिटर है जो कि यहाँ पे बाइंड कर सकता है, कैसे, अगर इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो, अगर इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो, सो बोथ कैन compete विद द एक्टिव साइट, बोथ कैन compete विद द एक्टिव साइट, राइट। तो अगर दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, अगर दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, देन जो नॉर्मल एंजाइम एंड सबस्ट्रेट था, इन दोनों के बीच जो एफिनिटी था Km, वो एफिनिटी का क्या होगा, घट जाएगा, दैट विल बी अफेक्टेड, राइट। अगर एफिनिटी कम हो जा रहे हैं, इसका मतलब Km का क्या होगा, Km विल बी मोर, अंडरस्टूड। मैंने ये चीज आपको पहले बोला था, Km ज्यादा मतलब एफिनिटी कम होना, Km कम मतलब एफिनिटी ज्यादा होना, राइट। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो फिर से देखो, एक एंजाइम है, उसका एक एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, मैं बोला यहाँ पे एक इनहिबिटर आ गया जो कि सबस्ट्रेट की तरह दिखता है, तो जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है वहां पे इनहिबिटर भी बाइंड हो सकता है, राइट। सो अब दोनों के बीच कंपटीशन होगा, किसके साथ किसका, इनहिबिटर्स के साथ सबस्ट्रेट का कंपटीशन होगा, हु कैन गो एंड बाइंड टू एंजाइम, राइट। एंजाइम के साथ किसी का कंपटीशन नहीं है, इनहिबिटर के साथ सबस्ट्रेट का कंपटीशन है, हु कैन कम एंड बाइंड टू द एंजाइम, राइट। सो अगर यहाँ पे एंजाइम कंसंट्रेशन ज्यादा है, देन एंजाइम विल, सॉरी, अगर इनहिबिटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सो इनहिबिटर विल बाइंड, एंड वंस इनहिबिटर बाइंड्स, देयर इज नो मोर बाइंडिंग साइड लेफ्ट फॉर सबस्ट्रेट। अगर बाइंड एक्टिव साइड तो एक ही है, अगर ये इनहिबिटर जाके यहाँ पे बाइंड कर दिया तो सबस्ट्रेट बाइंड करने की जगह है ही नहीं, जगह नहीं मिलेगा, सो यू विल नेवर गेट एनी प्रोडक्ट, सो एंजाइम रिएक्शन इज स्टॉप्ड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू Km। देखो Km का जो वैल्यू है, Km वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब एक्टिव साइड में इनहिबिटर आके बाइंड कर गया तो जो सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम का जो नॉर्मल एफिनिटी था, वो एफिनिटी कम हो जाएगा। अगर वो एफिनिटी ज्यादा होता तो सबस्ट्रेट आके इनहिबिटर को रिप्लेस कर सकते थे, राइट। यहाँ पे इसको रिप्लेस नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या है, इसका जो एफिनिटी है कम हो गया, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है कि अगर इस कंडीशन में, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली कंपेरेटिव इनहिबिटर, प्लीज रिमेंबर, अगर यहाँ पे ऐसे कुछ है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर, प्लीज लुक एट दिस, अगर substrate concentration is very very greater than inhibitor concentration, then you can replace the inhibitor bound from the enzyme. So ये जो inhibitor जो कि ऑलरेडी बाइंड हो गया था, जो कि बाउंड था, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, हाउ, बाय इंक्रीजिंग मोर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, by increasing more substrate concentration. So this is the way you can replace the inhibitor from the bound part, and you can withdraw the inhibitory effect of competitive inhibitor. So and मैं ये चीज बता रहा हूँ, ये जो पार्ट है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आप ज्यादा कर दो कंपेयर टू इनहिबिटर एंड कंपेटिटिव इनहिबिशन हट जाएगा, दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू कंपेटिटिव इनहिबिशन। हम लोग और भी कुछ इनहिबिशन के बारे में बात करेंगे, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन, अनकंपेटिटिव इनहिबिशन, वहां पे अगर ए फंडा लगा है ना कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया कंपेटिटिव इनहिबिशन, दिस विल नॉट अफेक्ट द नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन एज वेल एज अनकंपेटिटिव इनहिबिशन। क्यों, क्योंकि वहां पे जो इनहिबिटर बाइंड करता है, इनहिबिटर नेवर बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, वो दूसरे जगह पे बाइंड करते हैं, समझ रहे हो। देखो
यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड कर रहा है सिर्फ एक्टिव साइड में, तो आपका काम है एक्टिव साइड से इनहिबिटर को हटाना, जो कि पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इन दिस केस इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर है एंड सब्सट्रेट का जो स्ट्रक्चर है दोनों सेम है। तो यहाँ पे अगर सब्सट्रेट का कंसेंट्रेशन आप ज्यादा कर दियो, दे कैन इजीली रिप्लेस द इनहिबिटर फ्रॉम द एक्टिव साइट, which is not the case in case of non-competitive inhibition as well as uncompetitive inhibition, क्योंकि वहां पे इनहिबिटर दूसरा जगह पे बाइंड करते हैं। ठीक है, वो मैं अभी आ रहा हूं। देखो अब देखो जो मैंने आपको बोल रहा था, ये है आपका जो इनहिबिटर कंसेंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो, आपका केम जो वैल्यू है, केम वैल्यू भी ज्यादा हो रहे हैं। अब देखो कैसे केम वैल्यू ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अल्फा क्या है मैं आपको यही बता रहा हूँ। पहले आपको मैं बता देता हूँ अल्फा एक्चुअली है क्या। देखो हम लोग जो बोल रहे थे कि कंपैरेटिव इनहिबिटर का केस में केम विल बी इंक्रीज। ठीक है, साइंस में मैं बता रहा हूँ इंक्रीज डिक्रीज का कुछ मतलब नहीं होता है, मतलब दिस इज नॉन साइंटिफिक। इफ यू से केम इज इंक्रीज, दिस इज नॉन साइंटिफिक। यू हैव टू से हाउ मच इज इंक्रीज्ड। तो हाउ मच इज इंक्रीज्ड, हाउ मच इज केम इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर कॉल्ड अल्फा। अल्फा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, केम वैल्यू अल्फा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, राइट। केम वैल्यू अल्फा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, मतलब जितना था इनहिबिटर देने से पहले आप अगर इनहिबिटर डाल दे हो, केम वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा बाय अल्फा फैक्टर, बाय अल्फा फैक्टर। ओके, मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा, डोंट वरी। तो इस अल्फा को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस इनहिबिटर कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनहिबिटर कांस्टेंट। ये है इनहिबिटर कंसेंट्रेशन, राइट। ये है इनहिबिटर कांस्टेंट। सो अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस इनहिबिटर कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ki। इसको आप याद रखो, बहुत क्वेश्चन में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, एक बार आप देख लो। यहाँ पे ये जो रिएक्शन चल रहा था, यहाँ पे आप इनहिबिटर कंसेंट्रेशन को ज्यादा कर रहे हो, इंक्रीजिंग इनहिबिटर कंसेंट्रेशन, राइट। आप देख लो एक बार, यहाँ पे 3 इनहिबिटर कंसेंट्रेशन को इंक्रीज किया। एक है ग्रीन कलर, दूसरा है ब्लू कलर, तीसरा है पर्पल कलर। ठीक है, ये जो इक्वेशन मैंने बता रहा था ये है यही वाला इक्वेशन, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं रेड कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं रेड कलर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे ये आपका Vmax, ये आपका Vmax, राइट। ये Vmax, तो ये एक्चुअली कहाँ पे आएगा? ऐसे आएगा। तो ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल आपका Vmax का वैल्यू। ठीक है, इनहिबिटर कंसेंट्रेशन आप कुछ अमाउंट दिया, ये इतना आया। इनहिबिटर कंसेंट्रेशन कुछ इतना दिया, ये भी इतना आया। कुछ दिया, ये भी इतना आया। फर्स्ट एक चीज देखो, आपका जो Vmax है, Vmax विल रिमेन सेम। ये जो कंपैरेटिव इनहिबिशन है, यहाँ पे Vmax will be same, understood। आप इनहिबिटर कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो बट Vmax will remain same। ये जो Km है, Km will be increased। आप देखो Km कैसे इंक्रीज हो रहा है। अगर पहले ये जो ग्रीन वाला है इसको देखोगे, इसका, ठीक है, इसको देखो, ये है Vmax, तो ये है हाफ Vmax, तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये है 1 Km, 2 Km, 3 Km, 4 Km। तो मान लीजिए ये है 1 Km, राइट। अब ब्लू वाला में देखो, इसका यहाँ पे हाफ Vmax, दिस विल कम हियर 2 Km। अच्छा, अब इसमें देखो, पर्पल में देखो, हाफ Vmax यहाँ पे ये है 4 Km। तो यहाँ पे अल्फा है 4, यहाँ पे अल्फा है 2, यहाँ पे अल्फा है 1। अंडरस्टूड? एक अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये जो कैलकुलेट कर रहे हो, ये कैलकुलेट कौन सा बेसिस पे कर रहे हो? ये अल्फा का जो वैल्यू है कौन सा बेसिस पे करोगे? मैं बता रहा हूँ, हमेशा इनहिबिटर वर्सेस जो नॉर्मल एंजाइम है, ये आपको करना है। कंपेयर ऐसे करना है, इनहिबिटर वर्सेस नॉर्मल एंजाइम। मैं अभी आपको कुछ और एग्जांपल दूंगा, देन आपका ये जो कंसेप्ट है केम कितना इंक्रीज हो रहा है, इट विल बी क्लियर। डोंट वरी, नथिंग टू बी पैनिक, आई एम टेलिंग यू। एज फार एज आई एम हियर, योर एंजाइम काइनेटिक्स, योर बायोकेमिस्ट्री विल बी स्ट्रांग लाइक एनीथिंग। दैट इज माय कमिटमेंट। ओके, एनीवे, अब देखो ये मैं बता रहा हूँ, ये केम कितना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किसके साथ आप कंपेयर करोगे? यू विल ऑलवेज कंपेयर विद द नॉर्मल एंजाइम। ओके, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो केम जो इंक्रीज हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूं कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्या? अब किसी के साथ कंपेयर करना है, राइट। किसके साथ कंपेयर करोगे? नॉर्मल एंजाइम। नॉर्मल मतलब जो कि इनहिबिटेड नहीं है,
उसके साथ आपका जो इनहिबिटर है उसके आपको कंपेयर करना है, देन यू विल अंडरस्टैंड वेदर केएम इज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि जब आपका इनहिबिटर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, Vmax सेम रह रहा है, Vmax रिमेन सेम, बट आपका जो एफिनिटी है Km इज इंक्रीज, तो Km इंक्रीज मतलब एफिनिटी कम हो जा रहा है, राइट। सो दिस हैपेंस इन कंपैरेटिव इनहिबिशन, राइट, कंपैरेटिव इनहिबिशन। सो हम लोग जो लिखते हैं देखो, V0 इक्वल्स टू Vmax इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km, ऐसे हम लोग लिखते हैं नॉर्मल एंजाइम का केस में। जब कंपैरेटिव इनहिबिटर होगा तब हम लोग क्या लिखेंगे, इस Km के जगह अल्फा इंटू Km, क्योंकि अल्फा वैल्यू इंक्रीज हो रहा है बाय अल्फा वैल्यू, Km विल बी इंक्रीज बाय अल्फा फैक्टर। अंडरस्टूड? ओके, अब देखो मैंने दूसरा इनहिबिटर के लिए बात करूंगा जो कि है नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन। अब देखो कंपैरेटिव इनहिबिशन जो था, कंपैरेटिव इनहिबिटर जो था वो कहां पे बाइंड किए थे, एंजाइम का एक्टिव साइड में। ये जो नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर है ये कहां पे बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में। देखो डिफरेंस क्या है, तो इनके सब कंपैरेटिव इनहिबिटर वो बाइंड किया था एंजाइम के साथ, जब वो एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा था तब इनहिबिटर वर्सेस सबस्ट्रेट एक कंपटीशन हो रहा था कि कौन जाके एंजाइम के साथ बाइंड कर सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट आराम से एंजाइम के साथ बाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे इनहिबिटर कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, राइट। सबस्ट्रेट आराम से इसके साथ बाइंड किया ताकि ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। जब यहाँ पे ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया तब इनहिबिटर आया मार्केट में, यहाँ पे इसको बनाया ESI। जब ESI बन गया देन आपको एंजाइम नहीं होगा, मतलब रिएक्शन नहीं होगा, तो नो रिएक्शन हो गए, राइट। अब एक बात बताओ, इस केस में आपका जो Km है विल इट बी अफेक्टेड, यस और नो? Km कब अफेक्टेड होता है, जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का बाइंडिंग जो है इफ दैट रिमेन्स हैम्पर्ड, अगर सबस्ट्रेट एंड एंजाइम का जो बाइंडिंग है वो अगर हैम्पर्ड होता है देन Km विल बी अफेक्टेड। यहाँ पे तो सबस्ट्रेट एंड एंजाइम के साथ जो रिएक्शन है वो हैम्पर्ड नहीं हो रहे, इसीलिए नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन में Km विल रिमेन अनचेंज्ड, यहाँ पे Km सेम ही रहेगा, राइट। यहाँ पे Vmax कम हो जाएगा क्योंकि ES के साथ इनहिबिटर आके बाइंड कर गया, यहाँ पे Vmax कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन है यहाँ पे Km विल रिमेन सेम एंड जो Vmax है दैट विल बी Vmax बाय अल्फा। समझ रहे हो मैं आपको फिर क्या बोल रहा हूं, जो पहले का केस में क्या था, Km इंक्रीज हो रहा था कितना फैक्टर में, अल्फा फैक्टर में, यहाँ पे Vmax डिक्रीज होगा कितना फैक्टर में, अल्फा फैक्टर में, ठीक है। सो अल्फा इज अ फैक्टर व्हिच विल डिफाइन वेदर सम काइनेटिक पैरामीटर इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, इतना फैक्टर में वो चाहे इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज हो रहा है, राइट। ओके, अब एक बार देख लो, देखो ये जो मैंने चीज बोल रहा था यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे भी देख लो। देखो ये यहाँ पे इनहिबिटर कंसंट्रेशन आप ज्यादा कर रहे हो, यहाँ पे इनहिबिटर कंसंट्रेशन आप ज्यादा कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे जब इनहिबिटर कंसंट्रेशन ज्यादा कर रहे हो, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी जो Vmax वाला पार्ट है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, ये ऑलरेडी आ गया, मतलब ये और इंक्रीज नहीं होगा, राइट। बट यहाँ पे दो चीज देखो, यहाँ पे दो चीज देखो, इसका जो Vmax है ये Vmax ए वाला पार्ट, मान लीजिए एक Vmax ए वाला पार्ट है इसका Vmax, तो इसका हाफ Vmax है ग्रीन कलर का इतना, तो ये होगा Km। ब्लू कलर का जो हाफ Vmax है ये इतना, ये भी इसका Km है, मतलब ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर दो डिफरेंट इनहिबिटर कंसंट्रेशन है, आप इंक्रीज करो इनहिबिटर कंसंट्रेशन, दोनों का केस में Km आपका सेम ही हो रहा है बट Vmax इज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, ठीक है। इसीलिए जो रिएक्शन था, अब देखो यहाँ पे V0 इक्वल्स टू A, देखो हम लोग क्या लिखते हैं, V0 इक्वल्स टू Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km। इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, V0 इक्वल्स टू Vmax बाई अल्फा मल्टीप्लाइड बाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km। देखो Vmax बाई अल्फा, अंडरस्टूड, अब समझ में आया? ओके, अब देखो अनकंपैरेटिव इनहिबिशन, अनकंपैरेटिव इनहिबिशन में क्या होता है, यहाँ पे दोनों ही होता है, क्या इनहिबिटर एंजाइम के साथ भी बाइंड कर सकता है, इनहिबिटर ES के साथ भी बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे Km एंड Vmax दोनों विल बी अफेक्टेड, बोथ विल बी अफेक्टेड, राइट। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, इसका जो Vmax है दैट विल बी डिक्रीज्ड क्योंकि यहाँ पे बाइंड हो रहा है, राइट। एंड ये जो Km है, ये जो Km है दैट विल आल्सो बी डिक्रीज्ड,
दैट विल ऑल्सो बी डिक्रीज एंड बीएमई विल ऑल्सो बी डिक्रीज, राइट। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो सर अगर केएम का वैल्यू कम हो गया तब तो एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगा। अपरेंटली ज़्यादा हो जाएगा ऑफकोर्स, क्योंकि केएम वैल्यू कम हो रहा है मतलब ज़्यादा हो जाएगा, एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगा। बट आपका जो वीमैक्स है, वीमैक्स यहाँ पे डिक्रीज हो गया, तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डिक्रीज्ड। अंडरस्टूड? यहाँ पे एक बार देख लो, यहाँ पे देख लो, तो या इसका जो अल्टीमेट इक्वेशन होगा, अब मैं यहाँ पे पूरा तीनों चीज एक साथ कंपेयर कर रहा हूँ, देन आपको पूरा पता चलेगा कि किस में क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। देखो, कंपेरेटिव इनहिबिशन Km will be higher by alpha factor, right? Vmax will remain same, Vmax will remain same। अच्छा, अनकंपेरेटिव इनहिबिशन देखो, ए भी लोअर है, ए भी लोअर है, मैंने यही बता रहा था अभी अभी। अनकंपेरेटिव इनहिबिशन में Km भी लो होगा, Vmax भी लो होगा, मतलब बाय अल्फा फैक्टर ए भी लो होगा, बाय अल्फा फैक्टर ए भी लो होगा, राइट। अच्छा, अब आ जाओ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड मिक्स्ड इनहिबिशन, एक और एक चीज है मिक्स्ड इनहिबिशन। देखो, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, जो एक्चुअली नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, उसका जो केम है दैट विल बी सेम, दैट विल बी सेम जो मैंने डिस्कस किया, एंड जो Vmax है दैट विल बी लोअर, मतलब बाय अल्फा फैक्टर, ए भी बाय अल्फा फैक्टर, ए भी बाय अल्फा फैक्टर, राइट। जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वहां पे मैंने केम को क्या दिखा है, केम रिमेन सेम एंड Vmax इज डिक्रीज्ड, राइट। अब अगर मिक्स्ड इनहिबिशन का बात करोगे, देखो मिक्स्ड इनहिबिशन में क्या होगा, मिक्स्ड इनहिबिशन में केम विल बी हायर and Vmax will be lower. Okay, so please remember this is an entrance questions both for CSIR as well as IIT. For both IIT JAM as well as CSIR, you will get this questions. Mixed inhibition. Mixed inhibition में क्या होगा, Km will be more and Vmax will be low. Okay, so please remember mixed inhibition, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन mixed inhibition को पढ़ते नहीं है, राइट। सो मैंने यहाँ पे टोटल 4 इनहिबिशन के बारे में बताया कि इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पूरा लिख दिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। सो प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आता है। देखो, मान लीजिए यहाँ पे 3 कार्ब है, राइट, कार्ब ए, कार्ब बी, कार्ब सी। आपको ये बताना है कि तीनों में से कौन सा है नो इनहिबिटर, कौन सा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कौन सा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैं एक लिख दे रहा हूँ एक चीज। फर्स्ट नो इनहिबिशन, नो इनहिबिशन में क्या होगा, Km एंड Vmax, राइट। अच्छा, अब कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, Km will increase by alpha factor and Vmax will remain as it is, right। then नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, Km will remain as it is, Vmax will be decreased by alpha factor, right। अब यहाँ पे देख लो, देखो, तो एक चीज आपको पता चलेगा कि नो इनहिबिशन जो है एंड जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, दोनों का Vmax सेम रहेगा। जो नो इनहिबिशन है एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, दोनों का Vmax सेम रहेगा, राइट। अब यहाँ पे एक बात देख लो कि Vmax किसका किसका सेम हो रहा है। एक तो है आपका पिंक कलर, दूसरा है ब्लू कलर, दोनों का सेम हो रहा है, राइट। ब्लू कलर एंड पिंक कलर मतलब ए एंड बी, दोनों का Vmax सेम हो रहा है। इसका मतलब दोनों का बीच एक तो होगा नो इनहिबिशन, दूसरा होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अंडरस्टूड? अच्छा, अब देखो, इस दोनों के बीच कौन सा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा, जिसका Km वैल्यू ज्यादा हो। अब एक बार देख लो दोनों का Km वैल्यू क्या क्या है। जो पिंक का अगर ए Vmax हुआ तो ये हाफ Vmax, तो अगर ये हाफ Vmax हुआ तो मान लीजिए ए है Km वैल्यू। अगर ब्लू का हुआ तो ये हाफ Vmax, क्योंकि Vmax तो सेम ही है, तो हाफ Vmax यहाँ पे आ रहा है, राइट। सो दिस विल बी Km। सो ब्लू का Km ज्यादा हो रहा है, राइट, ब्लू का Km ज्यादा हो रहा है, सो ब्लू विल बी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। गॉट इट? ओके, नाउ आ जाओ ग्रीन पर, ग्रीन पे। ग्रीन का तो Vmax डेफिनेटली कम है, तो इसका Vmax कम हो गया, तो इसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलने से पहले इसका Km भी देख लो, क्योंकि इसका Km जो नो इनहिबिशन है, जो जनरल एंजाइम है, नो इनहिबिशन का क्या मतलब है, दिस इज जनरल एंजाइम, राइट। तो ये जो जनरल एंजाइम है एंड जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, दोनों का Km सेम होना चाहिए, राइट। एक बार देख लो, इसका Vmax है ए, तो इसका हाफ Vmax होगा ये, अगर हाफ Vmax हुआ तो इसका Km होगा ये हो रहा है, राइट। एंड आपका जो पिंक कलर है नो इनहिबिशन, इसका जो Vmax था, इसका जो सॉरी,
इसका हाफ बीमैक्स यहाँ पे हो रहा है, इसका हाफ बीमैक्स यहाँ पे हो रहा है, तो दिस इज केम, क्योंकि ग्रीन कलर अगर देखो, रेड कलर लेना, देखो ये जो ग्रीन कलर है ये अगर बीमैक्स हो रहा है तो इसका हाफ बीमैक्स कहाँ हो रहा है, ये वाला, यहाँ पे टच हो रहा है, राइट। सो दिस इज केम फॉर सी। अगर आप पिंक कलर का देखोगे ए का, ये का अगर ए बीमैक्स हो रहा है तो ये होगा हाफ बीमैक्स, तो ए भी आएगा ए, सेम पॉइंट देखो, ए भी है केम ए, राइट। सो कर्व ए एंड कर्व सी दोनों का केम सेम पॉइंट पे जा रहा है, इसका मतलब केम सेम है, एंड बीमैक्स तो ऑलरेडी इसका डिक्रीज्ड है, सो दिस ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन। अंडरस्टूड? ओके। अच्छा, जो चीज मैंने अभी अभी डिस्कस किया दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। अब मैंने सेम चीज बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ लाइनवीवर बर्क प्लॉट, मतलब एलबी प्लॉट। अब देखो यहाँ पे एलबी प्लॉट में यहाँ पे दो दो करके मैंने दे दिया, एक है रेड कलर ब्लू कलर, देखो आराम से। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या डिनोट करते हैं, 1/Vmax। तो दोनों का पॉइंट, दोनों का जो इंटरसेक्शन है सेम है, मतलब Vmax सेम हो रहे हैं। तो Vmax अगर सेम हो रहे हैं तो एक होगा आपका कंपेटिटिव इनहिबिशन, दूसरा होगा नो इनहिबिशन, मतलब जनरल एंजाइम। अच्छा, इस रेड एंड ब्लू के अंदर कौन सा होगा कंपेटिटिव इनहिबिशन, जिसका Km ज्यादा हो। ये जो पॉइंट है दिस इज 1/Km, ये जो पॉइंट है ये भी 1/Km। अब बताओ कौन सा वैल्यू ज्यादा है, कौन सा वैल्यू ज्यादा है। अब जितना इधर आओगे वो ज्यादा है या जितना कम आओगे वो ज्यादा है। माइंड इट, दिस इज 1/Km, 1/Km। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो, क्योंकि ग्राफ में जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, बाय डिफॉल्ट सोच लेते हैं कि आप जितना जा रहे हो मतलब उतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। बाय डिफॉल्ट हम लोग सोच लेते हैं कि जितना ज़्यादा जा रहे उतना इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है 1/, तो मान लीजिए ये जो यूनिट है 2 यूनिट, ये है 4 यूनिट, राइट। तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/2, इसका वैल्यू क्या होगा 1/4। अब बोलो कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, 1/2 ज़्यादा है या 1/4 ज़्यादा है, 1/2 ज़्यादा है। मतलब जितना कम जाएगा उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि ये 1/, है। अंडरस्टूड? तो ये जो पॉइंट है, ये जो मतलब रेड कलर है, रेड कलर इंडिकेट्स कंपेटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि इसका Km वैल्यू ज़्यादा है, राइट। देखो ये है इनहिबिटर, मतलब कंपेटिटिव इनहिबिटर है, राइट। देखो लिखा है कंपेटिटिव इनहिबिशन, Km इंक्रीज एंड Vmax अनअफेक्टेड, राइट। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आज देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, ये है 1/Vmax, ये भी है 1/Vmax। आप एक बात बताओ, एंड ये है 1/Km, ये भी है 1/Km, राइट। आप एक बात बताओ कि Vmax तो चेंजेस हो रहे हैं। अब बोलो कि रेड एंड ब्लू के बीच कौन सा केस में Vmax ज़्यादा है एंड कौन सा केस में Vmax कम है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ऐसा मत सोचो कि जितना ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं कि उतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये 1/, है, राइट। अगर इसको आप 2 यूनिट मान लिया, इसको आप 4 यूनिट मान लिया, इसका वैल्यू होगा 1/4, इसका वैल्यू होगा 1/2। तो कौन सा ज़्यादा है, 1/2 ज़्यादा है, राइट। तो कम किस में हो रहा है, रेड में कम हो रहा है, रेड में कम हो रहा है, मतलब रेड होगा इनहिबिटर, राइट। अब कौन सा इनहिबिटर है, अब देखो इसका Km के साथ, दोनों का Km अलग अलग है, दोनों का Km अलग अलग है। देखो ये जो रेड वाला है इसका Km क्या है, कम है, इसका Km कम हो ना, क्योंकि 1/, है, इसका Km ज़्यादा है। सो ये जो रेड वाला है इसका Km भी कम हो रहा है, इसका Vmax भी कम हो रहा है। देखो Km इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, Vmax इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, मतलब दिस इज अनकंपेटिटिव इनहिबिशन। अंडरस्टूड? सेम चीज आप आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज 1/Vmax, दिस इज ऑल्सो 1/Vmax। तो ये कम हो रहा है, दिस इज लेस एंड दिस इज मोर, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो Km है 1/Km, दिस इज सेम, दिस इज सेम। सो Km तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, सेम है। एंड आपका जो Vmax है, Vmax डिक्रीज हो रहा है, राइट। Vmax डिक्रीज हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है, आपका रेड में डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि लेस हो रहा है वो, राइट। सो दिस रेड कलर डिफाइंस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, Km अनअफेक्टेड एंड Vmax इज रिड्यूस्ड। समझ में आया? तो अब बताओ एंजाइम का डर चला गया या एंजाइम का डर अभी भी है? आर यू रियली स्केयर्ड ऑफ एंजाइम? टेल मी ऑनेस्टली। एंजाइम का जो मैंने क्लास है वे भी खत्म किया, एक बार फिर से उसको देख लो। आई एम श्योर योर कंसेप्ट विल बी बूस्ट अप लाइक एनीथिंग, एंड आई एम श्योर you will be in a situation, you will be in a position to solve any question on enzyme kinetics. So please keep practicing questions. That is the only success mantra I can share with all of you. जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही शार्प होगा, ठीक है, उतना ही शार्प होगा आपका नॉलेज। सिंपली थ्योरी पढ़ के यू कैनॉट बिकम कॉन्फिडेंट।
टू गेन कॉन्फिडेंस यू हैव टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। ऐसे नहीं कि हाँ सर मैंने 2-4 क्वेश्चन कर लिया, नो सॉरी। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। थैंक यू वंस अगेन।